connected. और मेरी पहुंच रही सभी को। अभी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ओके ओके ओके, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सुविचार ले लेते हैं। सुविचार कुछ ऐसे रखा, लगातार हम मेहनत पर ही और इंस्पिरेशन पर ही जो है सुविचार हम लेते हैं। तो आज उसी से आगे बढ़ते हुए एक और सुविचार है। तो सुविचार है, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, जिस मेहनत से आप आज भाग रहे हो,
कल वही आपको सफलता दिलाएगी, वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो सारा, झोंक दो सारा इस आग में, कल आपको ये हीरा बनाएगी। मतलब जो मेहनत से, जो आप मेहनत से आज डर रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, उसको अगर आप स्वीकार लो, उसको अगर आप स्वीकार लो और उस पर काम करो, प्रैक्टिस करो, ज्यादा ज्यादा आप उस पर लगो, तो वही आपको क्या करेगी, सफलता दिलाएगी। जब सफलता दिलाएगी तो इसलिए क्या करो, सभी लोग पूरा कुछ अपना सब कुछ झोंक दो उसमें, सब कुछ लगा दो, लगा दो, यही आपको आगे चल के हीरा बनाएगी। तो जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो, कल वही आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो इस खुद को इस आग में, कल यही आपको हीरा बनाएगी। तो हीरा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए सभी लोग। सारी की सारी मेहनत बिल्कुल इस, बिल्कुल जो सेंट्रिक है अपना, जो सफल, जो टारगेट आपका, उस टारगेट में बिल्कुल झोंक दीजिए। आज आप जितना मेहनत किए रहेंगे, ये सारी मेहनत आपको कल किसी न किसी रूप में आपको रिटर्न जरूर देखी जाएगी। तो आज हम भी जो आज ये मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी अभी कुछ नहीं मिल रहा है हमको, बट हम इससे नहीं कर रहे हैं कि अभी कुछ नहीं मिल रहा, आने वाले समय में मिलेगा। जो हमने पहले का किया हुआ है, जो हमने पहले का किया हुआ, वो आज हमको सपोर्ट कर रहा है। यानी हमारे पास जो कंटेंट था, जो सभी सारी बातें थी, वो आज हमको हमको मदद कर रही है। तो ऐसे ही आने वाले समय में ये जो चीजें हैं, ये हमको आगे आने वाले समय में मदद करेंगी। तो ऐसे ही मेहनत से कभी मत डरिए कि यार हमको सुबह जगना पड़ेगा, हमको रात को जगना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, यहाँ मैनेज करना पड़ेगा, वहां मैनेज करना पड़ेगा। जितनी भी सारी बातें मैनेज करने की हो या कुछ भी सबको सेट करने की हो, वो सारा बिल्कुल सफल करके लेके चलिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपको कोई तकलीफ ना हो। तो सारी मेहनत जो है झोंक दीजिए। इसी सुविचार के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो दिन की शुरुआत करते हैं। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पार्ट 3 है, वो मैं लेके आया हूँ। समावेशी शिक्षा भाग 3, समावेशी शिक्षा भाग 3 हम पढ़ेंगे। जितना अभी तक बाकी रह गया तो उसके आगे पढ़ेंगे कि जो उसकी प्रिंसिपल्स क्या हैं और कैसे समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, उसके बैरियर्स क्या हैं। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने बहुत कुछ चर्चा कर लिया हुआ है, इससे पहले हमने बहुत कुछ चर्चा जो है कर लिया हुआ है। वो सारी चर्चाएं आप लोगों ने पढ़ भी लिया हुआ है, ध्यान भी कर लिया हुआ है। तो उस पे हम बस एक बार रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, बस फिर सीधे हम डायरेक्ट जो है आगे जाएंगे। तो हमने जो है पढ़ लिया हुआ था कि समावेशी शिक्षा क्या है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पे हमने उसकी एक परिभाषा पढ़ ली हुई थी। यहाँ पे सारे बच्चों को जो है एक साथ में लेके आना है, एक ही छत के नीचे लेके आना है। और वहां पे हमने बताया हुआ था कि जो समावेशी शिक्षा में होता क्या है। तो सामान्य बच्चों के साथ साथ में विशिष्ट बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चों के साथ में विशिष्ट बच्चे होते हैं। तो विशिष्ट बच्चे कौन होते हैं, तो विशिष्ट बच्चों में मैंने अलग अलग प्रकार की आपको बातें बताई हुई थी। तो विशिष्ट प्रकार के बच्चों में हमने बताया हुआ था कि बौद्धिक रूप से जो बच्चे होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़ा बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़ा बच्चे, प्रतिभावान बच्चे, ये सब जो है वह यह बौद्धिक रूप से भिन्न होते हैं, जो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। मैंने एक आपको सर्कल बना करके एक जो है लर्निंग का पैराडिगम, लर्निंग का कर्व मैंने आपको बताया हुआ था। तो लर्निंग के कर्व से आपने सीखा जाना। फिर मैंने कहा कि आपको शारीरिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, वो भी इसी जो है समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं। तो जो विशिष्ट बच्चे हैं वह दिव्यांग बच्चे के रूप में भी आते हैं। विशिष्ट बच्चे जो मौखिक रूप से अक्षम होते हैं, जिनको भाषा में समस्या होती है, संप्रेषण में समस्या होती है, जिनको बोलने में समस्या होती है, तो वो इसी इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। वंचन के आधार पर, यानी डिप्राइव्ड बच्चों के आधार पर, तो डिफरेंट बच्चों के आधार पे भी मैंने आपको बताया था कि वंचन बच्चे कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मनोसामाजिक रूप से बच्चे कौन पीछे होते हैं। तो मनोसामाजिक रूप से जो कुसामाजिक बच्चे हैं, या फिर जो ऑटिज्म बच्चे हैं, या फिर जो अपराधी बच्चे हैं, या जो फिर संवेगात्मक रूप से अशांत बच्चे हैं, ये सारे बच्चों को मैंने बताया हुआ था कि ये उस कैटेगरी में आते हैं। फिर मैंने बताया था कि सांस्कृतिक रूप से भिन्न बच्चे कौन है। तो मैंने बताया हुआ था कि जो मतलब माइनॉरिटी वाले बच्चे होते हैं वह इस कैटेगरी में आते हैं। जो बच्चे कहीं से प्रवासी लोग होते हैं, वो प्रवासी लोग इसमें होते हैं। भाषाई रूप से जो बिल्कुल उनका कम होता है, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब मैंने आपको विशिष्ट प्रकार के बच्चों की के बारे में थोड़ा मैंने बताया था। फिर मैंने जो विशेषता बताई हुई थी, विशेषता में मैंने बताया हुआ था कि उसमें 3 बातें मैंने खास ध्यान करी हुई थी। इक्विटी, इक्विटी की मैंने बात करी हुई थी, एकोमोडेशन की बात करी हुई थी, तथा रिलेवेंसी की बात करी हुई थी। इक्विटी, एकोमोडेशन और रिलेवेंसी की मैंने बात करी हुई थी। ये सब हमने सीख लिया हुआ था। वही हमने बात करी हुई थी ईएफए, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन और फॉर ऑल की भी हमने चर्चा करी हुई थी कि एजुकेशन फॉर ऑल भी इसकी विशेषता है कि सबको शिक्षा देना, सबको एक साथ में बुलाना, सबके लिए वो वेलकम करना। तो सबका वेलकम करना, सबको वेलकम करके आगे लेके जाना। तो ये सब हमने पढ़ लिया हुआ था। फिर हमने पढ़ लिया हुआ था समावेशी शिक्षा का उद्देश्य।
समावेशी शिक्षा का उद्देश्य भी हमने पढ़ लिया होता कि क्या क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य भी आपने जान लिया हुआ था कि ईएफए एजुकेशन फॉर ऑल पर फोकस करती है, उनके राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए बात करती है, उनके कौशल को पहचान करने की बात करती है, वही तैयार करती है नए चैलेंजेस के लिए, और साथ साथ में जो क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। फिर हमने बात करी हुई थी कि कौन कौन जो है सबसे पहले समावेशी शिक्षा के बारे में किसने सोचा, तो इटार्ड जी जो है उन्होंने सबसे पहले सोचा। फिर हमने बात करी हुई थी कि कौन कौन से इसके इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से पॉलिसीज हैं, कौन कौन से कन्वेंशन, तो उस पर हमने चर्चा करी हुई थी। तो हमने बात करा हुआ था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की चर्चा करी हुई थी, वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल की चर्चा करी हुई थी। फिर हमने बात करी थी कन्वेंशन फॉर चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करी हुई थी, राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में बात करी हुई थी। फिर यूएनसीआरपीडी की बात करी हुई थी, विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क की बात करी हुई थी, साथ में हमने जो है सलामांका रिपोर्ट की बात करी हुई थी। ये सब बातें जो है कल हो गई थी। उसके बाद हमने कहा हुआ था कि कुछ नेशनल पॉलिसीज हैं और कुछ नेशनल एक्ट्स हैं, कुछ नेशनल पॉलिसीज और नेशनल कमीशन और नेशनल एक्ट है, तो उसके बारे में चर्चा करी हुई थी। तो हमने कोठारी कमीशन से लेकर के जो है अपना नई एजुकेशन पॉलिसी तक की मैंने उसमें चर्चा करी हुई थी। फिर हमने कुछ स्कीम्स और कुछ एक्ट के बारे में बताया हुआ था कि जैसे आईडीसी स्कीम है, फिर मेंटल हेल्थ एक्ट है, फिर आरसीआई एक्ट है, पीडब्ल्यूडी एक्ट है, और फिर उसके बाद एनटी एक्ट है, एसएसए है, रमसा है, रूसा है, इन सब के बारे में कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, ये सब जो है आईडीएसएस है, आरपीडब्ल्यूडी है, एनपी है, ये सब के बारे में जो है हमने कल थोड़ी थोड़ी विस्तार में मतलब थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लिया हुआ था। अब आज हमको पढ़ना है कि इसकी जो है क्या आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। कल आवश्यकता के बारे में नहीं हुआ था ना, आवश्यकता नहीं हुआ था, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता नहीं हुआ था, तो हम जो है वहीं से चर्चा करेंगे आज। तो चलिए, आप सभी का वापस से जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। मैंने कहा था बिल्कुल टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे, तो टाइम से आज स्टार्ट है। देर न करिए, आप लोग समय पे आ जा करिए, ये ना वेट करिए कि 10:10 पे 9:10 पे स्टार्ट होगा, 9:10 के चक्कर में रहेंगे तो कुछ जो है क्लास छूट जाएगी। सभी तरह की बात होती है। चलिए, तो सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। बोर्ड सभी को दिख रहा होगा, सभी को बोर्ड दिख रहा होगा अच्छी तरह से। बोर्ड दिख रहा है तो मुझे एक मैसेज करिए, कहीं कोई समस्या है, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी कह दीजिए कि आ जाए, आ जाए बिल्कुल मैदान में। नहीं दिख रहा है, ओहो, नहीं दिख रहा है, तो अब क्या करना हो बहन, थोड़ा दिख, थोड़ा ठीक कर दीजिए। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा ठीक कैसे कर दें, सुबह सुबह कॉल जरा फोन उठाओ भाई, कोई बाहर है? हाँ जरा फोन। दिख रहा है, दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा नहीं दिख रहा है, कौन सा थोड़ा नहीं दिख रहा है? थोड़ा नहीं दिख रहा अभी, अभी दिखने लगा। बाई, बाई और, अच्छा, अभी, अभी, हाँ, ओके, 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 अब दिख रहा है। चलिए, नाइस, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। शुरू करेंगे आवश्यकता से। क्या है नीड, क्यों नीड है, समावेशी शिक्षा की नीड क्यों है? तो नीड इसलिए है कि जितने भी हमारे सारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे सारे बच्चे हैं, सामान्य बच्चों के साथ में जो अक्षम बच्चे हैं, उन सारे अक्षम बच्चों को भी साथ में लेके चलना, तो इसलिए नीड है, उसलिए नीड है कि सारे बच्चों को जब हम लेके चलेंगे साथ में। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे।
ओके, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। समावेशी शिक्षा की समावेशी शिक्षा की आवश्यकता। चलिए, आवश्यकता के बारे में बात करेंगे कि नीड क्यों है, इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड क्यों है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड इसलिए है कि सबका साथ सबका विकास। सबसे पहला तो यही है कि सबका साथ सबका विकास। अगर सभी लोग रहेंगे तो सबका विकास होगा। सब लोग जब आएंगे तो सबका विकास होगा। जब हम सभी मिल करके चलेंगे, जब हम मिल करके चलेंगे तो सबका विकास होगा। जैसे एक कहानी, कबूतर की कहानी है। कबूतरों की कहानी है कि एक बार एक जो है वो आखेट एक बार एक आखेट आया और उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछा करके उसने दाने फेंक दिए। तो कुछ कबूतर थी, वो कबूतर जो है आकर के उसमें फंस गई और उन्होंने देखा कि दाने हैं तो दाने फंस गए। तो उसी में दाने फंसने पर उसका मुखिया ने बोला कि काम करो, ऐसे तो कोई नहीं निकल पाएगा। जब सभी लोग दम लगाएंगे, उड़ करके चलेंगे, तो मैं अपना एक मित्र को जानता हूँ, वो हमारे जाल जाल को काट करके हमको मुक्त कर देगा। तो सारे चिड़िया जो है एक बार एक साथ में उठाए, दम लगाए, वहां पे गए और वहां पे सारे जो है वो निकल गए। तो ऐसे ही जहां पे सारे लोग दम लगाएंगे, सभी लोग मिलकर के रहेंगे, तो जहां पे सारा देश और जहां सारा समाज शिक्षित होगा, जब शिक्षित होगा तो वह देश कभी भी पीछे नहीं रहेगा। तो अपने देश को विकसित करने के लिए, अपने देश के सभी नागरिक को विकसित करने के लिए, सभी नागरिक में कौन, चाहे वह सामान्य हो, नागरिक कौन, तो चाहे वह सामान्य नागरिक हो, चाहे वह सामान्य हो या फिर वह विशिष्ट हो, चाहे वह सामान्य हो नागरिक, चाहे विशिष्ट नागरिक हो। तो सामान्य नागरिक और विशिष्ट नागरिकों में मैंने बहुत सारे लोगों की चर्चा यहाँ पे करी हुई है कि विशिष्ट नागरिक कौन कौन है। अब ये सारे विशिष्ट नागरिक हमारे देश के ही नागरिक हैं, अभी बच्चे हैं, कल जाकर के वो नागरिक बनेंगे, भावी नागरिक बनेंगे। तो ये भावी नागरिक बनेंगे कैसे? आज बच्चे हैं, कल को नागरिक बनेंगे। आज जो है वो चाइल्डहुड में है, आज एडोलसेंस में है, आज अभी अर्ली एडल्टहुड में है, कल जाकर के वह मेच्योर बनेंगे, कल वो उनकी प्रोडक्टिविटी होगी, कल वह समाज के लिए कुछ करने के लिए योग्य होंगे। तो समाज के लिए करने योग्य बनेंगे कैसे? बनेंगे कब? जब हम उनको इन लोगों के साथ मिला करके रखेंगे। जब ये पूरा वर्ग जब हम खाली इसमें दिव्यांगों की खाली चर्चा करें, खाली दिव्यांगों की, उसमें जो है प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, उसमें कुसमायोजित, इन सभी को छोड़ दीजिए तो 2011 का जो आंकड़ा है, जो हमारा सेंसस 2011 का आंकड़ा है, जो हमारा सेंसस 2011 का आंकड़ा है, सेंसस 2011 का जो आंकड़ा है, जनगणना है, या हम कहें कि 2011 का आंकड़ा, तो यहाँ पे कितना है? 2.68 करोड़, 2.68 करोड़ एनएसएसओ एनएसएसओ का जो हमारा आंकड़ा है, सेंसस का जो हमारा आंकड़ा है कि 2.68 करोड़ खाली दिव्यांग लोग हैं। खाली दिव्यांग लोग। अब समझिए कि दिव्यांग लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी के प्रतिभाशाली को ले लीजिए, बाकी के जो है वही सृजनात्मक को ले लीजिए, वही जो है कुसमायोजित को ले लीजिए, वही जो है डिप्राइव्ड लोगों को ले लीजिए, तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी। तो ऐसे अगर बात करें तो लगभग पूरी जनसंख्या का 1/10 भाग, मतलब हम बात करें तो 1/10 भाग, 10 का एक हिस्सा, 10 पे 1 हिस्सा जो है ऐसी आबादी है। तो ऐसी आबादी एक भाग, पूरे 10वें का एक भाग, यानी 10% आबादी हमारी ऐसी है जो कि वंचित हो रही है, शिक्षा से वंचित हो रही है। तो 10% अगर किसी का डूब रहा है तो बहुत 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 बड़ा डूब रहा है। अगर 10% भी डूब रहा है तो बहुत ज्यादा डूब रहा है, यानी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। तो ऐसे इन पूरी आबादी को लेके आना, जब इन आबादी को लेके आएंगे, उनको अच्छी तरह से शिक्षित करेंगे तो इनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी साइंटिस्ट बने हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वंचित थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह यूनिक थे। तो वह यूनिकनेस तो यहाँ पे है। तो ये यूनिकनेस अगर इनके साथ में जुड़ जाएगा, अगर इनको सही तरीके से शिक्षा दे दी जाएगी,
तो क्या होगा, यह शिक्षित अगर हो जाएंगे तो हमारा देश और बेहतर बनेगा, और बेहतर बनेगा। तो इसमें चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो चाहे एसटी हो, चाहे जो भी हो, वो सारे न्यूटन हो, सभी लोग जो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, उनको अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो ये भी क्या होंगे, एक अच्छा बन जाएंगे। तो इसलिए किसकी आवश्यकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की इसलिए आवश्यकता है कि इन सारे लोगों को शिक्षित करना। चलिए तो यहाँ से बात करते हैं, अब हम पॉइंट ले लेते हैं। इतनी मैंने आपको एक भूमिका बना दी कि इसलिए इसलिए जो हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वह शिक्षा से वंचित हो रही है, तो उस बहुत बड़ी आबादी को भी इस ग्रुप में लेके आना और उनको अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छी शिक्षा देना। और जो सामान्य नागरिक है वो उनसे सीखेगा, जो विशिष्ट नागरिक है वो सामान्य नागरिक से सीखेगा। तो सीखेगा तो सभी आपस में लेन देन करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, तो सबका विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास की भावना भी यहाँ पे विकसित होगी। चलिए तो बात करते हैं कि क्यों आवश्यकता है। तो क्यों आवश्यकता है, तो सबसे पहली आवश्यकता तो हम यहीं पे कह लेते हैं कि सभी को शिक्षित करना, सभी को शिक्षित करना, सभी को शिक्षित करना। वाह, ईएफए को पूर्ण करना, ईएफए को पूर्ण करना, एजुकेशन फॉर ऑल को पूर्ण करना, सभी को शिक्षित करना अथवा ईएफए को पूर्ण करना, ये भी एक विशेषता होगी। यानी क्या है, इसकी आवश्यकता है कि हमारा जो एजुकेशन फॉर ऑल है उसके उद्देश्य को पूरा करना, उसके उद्देश्य को पूरा करना। यह तो अब यहाँ पे दूसरी क्या आवश्यकता है, तो सामान्य बालकों के साथ में, सामान्य बालकों के साथ के साथ विशिष्ट बालकों को स्थान देने में, स्थान देने में, विशिष्ट बालकों को स्थान देने में, यानी उनको भी प्रगति कराने में, विशिष्ट बालकों की प्रगति कराने में। यहाँ स्थान की जगह पे प्रगति कर दीजिए, स्थान बहुत नॉमिनल शब्द हो जाएगा, प्रगति कराने में, प्रगति कराने में, तो प्रगति हो जाएगा सामान्य बालकों के साथ में विशिष्ट बालकों की प्रगति कराने में। और क्या, तो जितने भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं वो सारे गुणों का विकास करने के लिए, तो सामाजिक सामाजिक नैतिक, सामाजिक नैतिक, प्रेम, समानुभूति, मैं सहानुभूति नहीं लिख रहा, मैं समानुभूति लिख रहा हूं, समानुभूति, आपसी सहयोग, आपसी सहयोग, भाईचारा, ब्रदरहुड, भाईचारा आदि का विकास करने में, यानी इससे यह भी क्या होगा, यह भी विकसित होगा, आदि का विकास करने में, यानी सामाजिक नैतिक, प्रेम, सहानुभूति, आपसी भाईचारा, इन सब का भी विकास करने में। यहाँ से भी ये अगर हम इनको समावेशी शिक्षा लेके आएंगे तो ये सब बच्चों का में विकास होगा, सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे सभी में। वहीं शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना विकसित करेंगे, तथा स्पर्धा विकसित करने में। अगर सारे बच्चे रहेंगे तो आपस में क्या करेंगे, वह हरीफाई करेंगे, वहां पे कंपिटिटिव स्पिरिट बच्चों के अंदर में पैदा होगी। क्या, कंपिटिटिव स्पिरिट, तो कंपिटिटिव स्पिरिट स्पर्धात्मक स्पर्धा विकसित करने में, यानी शिक्षण तथा स्पर्धा, स्पर्धा की भावना, शिक्षण तथा स्पर्धा की भावना विकसित करने में, शिक्षण तथा स्पर्धा की भावना विकसित करने में। वहीं अब क्या है, समावेशी शिक्षा का उपयोग, समावेशी शिक्षा का उपयोग एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे सभी को शिक्षित करते हुए
कम खर्च की भावना का विकास करने में। यानी क्या कि जब एक ही छत के नीचे सारे शिक्षित होंगे तो खर्च हमारा कम लगेगा, हमें अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं बनानी पड़ेंगी, एक ही व्यवस्था में सारी चीजें हमारी काम हो जाएंगी। तो एक ही जगह पे सारी व्यवस्था हो जाएंगी तो हमारा खर्च जो है वह कम होगा। तो खर्च कम कम खर्च करने की भावना विकसित करने में भी इसका विकास हो सकता है। वहीं वहीं क्या सामाजिक शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक शिक्षा के माध्यम से एकीकरण करने में, इंटीग्रेशन करने में, एकीकरण करने में, यानी इसे क्या लोगों का इंटीग्रेशन भी होगा, सारे बच्चे एक जगह पे हो जाएंगे, सारे बच्चे एक जगह पे हो जाएंगे, सबके मन में एक दूसरे की भावना जो है वह सकारात्मक भावना एक दूसरे के अंदर में जागृत होने लगेगी। समता का नियम जो इक्विटी है, जो इक्विटी है, समता का नियम, समता का नियम, इक्विटी, समता का नियम, इक्विटी का पालन कराने में, का पालन कराने में, यानी कहाँ कहाँ उसका आवश्यकता कहाँ है, तो हम समता का नियम वहां पे बच्चे का पूरा करा सकते हैं, मतलब समता का नियम दे सकते हैं। स्कूल में अगर हम सभी को वेलकम करेंगे, सभी को पढ़ाएंगे तो समता का नियम आएगा। वहीं सामाजिक शिक्षा के माध्यम से एकीकरण होगा, कम खर्च लगेगा, शिक्षण तथा स्पर्धात्मक भावना विकसित होगी, भाईचारा विकसित होगा, समान बालकों के साथ विशिष्ट बालकों को प्रगति कराने में मदद मिलेगी और सभी को शिक्षित करने में भी मदद मिलेगी। और क्या क्या मिलेगा साथ में सारे बच्चे एक ही प्राकृतिक वातावरण में पढ़ेंगे। सामान्य बच्चे, सामान्य बच्चे एवं विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बच्चे एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण का निर्माण कर पाएंगे, कर पाए इसलिए, कर पाए इसलिए, यानी सभी बच्चे, सामान्य बच्चे, विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट बच्चे में सारे बच्चे, विशिष्ट बच्चे में सारे बच्चे, सृजनात्मक बच्चे, प्रतिभावान बच्चे, दिव्यांग बच्चे, डिप्राइव्ड बच्चे, मनोसामाजिक रूप से वह अलग बच्चे, सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। तो इन बच्चों को क्या, उनके बच्चों के साथ में एक ही छत के नीचे प्राकृतिक वातावरण तैयार करने के लिए, तो प्राकृतिक वातावरण तैयार भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, उसकी आवश्यकता है कि अगर हम एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एक समावेशी वातावरण अगर क्रिएट करेंगे, समावेशी विद्यालय अगर हम लेके आएंगे, तो समावेशी विद्यालय में सारे बच्चे एक साथ में रह करके पढ़ पाएंगे, सारे बच्चों में कंपटीशन की भावना जागृत हो पाएगी, सारे बच्चे जो है वह सामाजिक भावना विकास कर पाएंगे, सारे बच्चे जो है वह एक दूसरे के साथ में शेयर करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, सारे बच्चे जो है उनके अंदर में समता की भावना जागृत हो पाएगी, ये सब चीजें जो है उनके अंदर में आ पाएगा। चलिए, तो यहां तक हो गया हमारा ये आवश्यकता हो गई। अब बात करते हैं इसका महत्व क्यों है। ये अगर हो गया हो तो हम आगे चले, अब महत्व की चर्चा कर लेते हैं। महत्व क्या है, हो गई हो तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। समावेशी शिक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा का महत्व, उसकी चर्चा कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस, महत्व क्यों है, मैंने अभी बताया कि अगर अगर कोई भी समाज अगर समावेशी का कॉन्सेप्ट लेके चलता है, इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट लेके चलता है, तो वहां पे वह सभी का वेलकम कर पाएगा और वह सभी को साथ में लेके चल पाएगा, और सबका जब जरूरत लगी तो उनका भी वह साथ पा पाएगा। तो इसलिए महत्व है, इसलिए महत्व है, समाज को एक धुरी पर लेके चलने के लिए महत्व है, समाज को प्रगति के रास्ते पर लेके जाने के लिए महत्व है, और सारे बच्चों का वेलकम हो सके इसलिए महत्व है, सारे बच्चों के अधिकारों का स्वागत हो सके इसके लिए महत्व है, सारे बच्चे पढ़ सके इसके लिए महत्व है, सारे बच्चे रोजगार पा सके इसके लिए महत्व है। तो समावेशी शिक्षा का महत्व क्यों है, तो वह क्यों महत्व है, तो यहाँ पे पहला महत्व की बात करते हैं कि शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों में एकता एवं सहयोग की भावना का विकसित करने में, शिक्षकों एवं
अन्य कर्मचारियों में एकता एवं सहयोग, एकता एवं सहयोग, एकता एवं सहयोग की भावना, एकता एवं सहयोग की भावना विकसित करने में, एकता एवं सहयोग की भावना विकसित करने में कैसे होगी, कैसे होगी इसको चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक विद्यालय है, यहाँ पे एक विद्यालय है। अब इस विद्यालय में सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, ये समाज है, ये समाज है, यहाँ से सब लोग जा रहे हैं विद्यालय में। मान लीजिए विद्यालय में जा रहे हैं, तो विद्यालय में कहा गया कि वहां पे एक लेयर रख दिया गया है। विद्यालय में अगर एक लेयर रख दिया है कि भाई तुम तो जो है ये नीचे वाले हो, तुम तो प्यून हो, तुम क्लार्क हो, तुम टीचर हो, तुम प्रिंसिपल हो, तुम मैनेजमेंट हो। यहाँ पे कह दिया मैनेजमेंट है, यहाँ पे कह दिया प्रिंसिपल है, यहाँ पे कह दिया टीचर है, यहाँ पे कह दिया क्लार्क है, और यहाँ पे कह दिया पीओन है। ये अलग अलग है, इनको अलग अलग कर दिया। कहा कि भाई तुम्हारा आने का टाइम अलग है, तुम्हें अलग बैठना है। कलर को कहा तुम्हारा समय अलग है, तुम्हें अलग बैठना है। टीचर को कहा अलग है, तुम्हें अलग बैठना। प्रिंसिपल कहा तुम्हें अलग है, तुम्हें अलग बैठना। मैनेजमेंट कहा तुम अलग है। अब ये सारे लोग अगर अलग अलग रहेंगे, सेग्रीग्रेटेड रहेंगे, अगर ये सारे लोग अलग अलग सेग्रीग्रेटेड रहेंगे, यानी ये सेग्रीग्रेटेड हो जाएंगे। अगर ये सेग्रीगेटेड हो जाएंगे, तो सेग्रीगेटेड होने पे क्या होगा, सेग्रीगेटेड होने पे एक जो यूनिटी है, जो स्पिरिट है वो नहीं हो पाएगी, स्पिरिट नहीं हो पाएगी। अगर सारे लोगों का वेलकम किया, अभी तो ये हम सामान्य की बात कर रहे हैं। अब इसी में कोई अक्षम बच्चा है, तो अक्षम बच्चों का कहा भाई तुम पियोन हो, तुम टीचर हो, तुम क्लर्क हो, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, तुम तो इतना इतना ऊपर कैसे चढ़ पाओगे, तुम तो सुनते नहीं हो, तो तुम्हें तुम्हारा वेलकम नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, एक सामाजिक भावना, एक स्पिरिट पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पे सारे लोगों का वेलकम, और सारे लोग एक जैसे ही हैं। सारे लोग क्या है, खाली ये काम के आधार पे बंटवारा हुआ है, काम के आधार पे ये प्यून है, काम के आधार पे ये क्लर्क है, काम के आधार पे टीचर है, काम के आधार पे ये। तो खाली काम के आधार पे जब हो तो अपना अलग काम करे, बाकी सारे लोग वेलकम है। तो खाने के टाइम पे, लंच के टाइम पे, कहीं भी जहां भी हो, सारे लोग ह्यूमन है ना, सारे लोग ह्यूमन है। तो सारे लोग ह्यूमन के आधार पे सारे लोग एकजुट मिलकर के काम करें। तो जब सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे, कोई कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल, कोई जो है कोई मैनेजमेंट, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव स्पिरिट की भावना विकसित होगी, एक पॉजिटिव स्पर्धा की भावना विकसित होगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों में एकता एवं सहयोग की भावना विकसित करने में, यह इंक्लूसिव एनवायरमेंट तभी बनेगा जब हम जाति पाति भेदभाव रंग रूप ये दिव्यांगता ये सब का जब हम बिल्कुल हटा देंगे, वह एटीट्यूड ही हम हटा देंगे, तो हटा देंगे, सारे लोग का वेलकम करेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर में एकता और सहयोग की भावना विकसित होगी। जब कभी ये प्यून ने कुछ लाया खाने के लिए, तो ये उसको शेयर कर रहा है, टीचर ने कुछ लाया तो प्यून को शेयर कर रहा है, क्लर्क को शेयर कर रहा है, प्रिंसिपल को शेयर कर रहा है, मैनेजमेंट को शेयर कर रहा है, तो आपस में क्या होगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। जब हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, तो ये पूरा का पूरा ग्रो करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा, इसमें शाइनिंग आने लगेगी। तो शाइनिंग लाने के लिए, ग्रो करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए एकता की भावना ये जरूरी है, एकता की भावना जरूरी है। तो ऐसे ही कोई भी संस्था हो, कोई भी समाज हो, उस समाज में सारे लोगों का वेलकम करना, और सारे लोगों के अधिकारों का, सारे लोगों के अधिकारों का, सारे लोगों की भावनाओं का कदर करना, सारे लोगों के समाज के जो उनकी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का सम्मान करना। जब हम सम्मान करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, एकता की भावना विकसित होगी। तो ये हो गया। अब एक ही जगह पे, एक ही व्यवस्था में पढ़ने पढ़ाने, क्या क्यों महत्व है, तो एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे, एक ही व्यवस्था में सभी लोगों को जब पढ़ाएंगे तो क्या होगा, खर्च कम लगेगा। तो खर्च कम करने के लिए, क्यों क्यों महत्व, समाज शिक्षा का महत्व क्यों है, खर्च कम करने के लिए, खर्च कम करने के लिए। खर्च कम कैसे करेंगे, जब हम एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म हमने सभी को ला दिया, तो हमको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा भाई सभी लोग एक ही जगह पे आएंगे, हमने बना दिया हुआ है, एक ही जगह बना दिया हुआ है, छोटा छोटा व्यवस्था बना दी है। तो हमको बहुत ज्यादा कि इसके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसके लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग करनी है, उसके लिए उतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो हमको इतना बड़ा जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, एक ही जगह पे, एक ही व्यवस्था में, एक ही व्यवस्था में हमने सभी अलग अलग लोगों को हमने बैठा दिया, सारे लोग हमने वेलकम कर लिया, सारे लोगों का वेलकम कर लिया, जो भी लोग हैं सारे बच्चों को हमने वेलकम कर लिया। चलो आ जाओ भाई, दिव्यांग बच्चे हैं वो भी आ जाए, सामान्य बच्चे वो भी आ जाए, डिप्राइव बच्चे वो भी आ जाए, प्रतिभावान बच्चे हैं सब वो भी आ जाए, सारे लोग हमने यहीं पे कर दिया। यहीं पे उनके पढ़ने की व्यवस्था, यहीं पे उनके लिखने की व्यवस्था, सभी सभी को हमने बना दिया। ये क्या बन गया, समावेशी विद्यालय, समावेशी विद्यालय बन गया।
मौसमी विद्यालय बन गया। यहाँ पे कोई एचआई बच्चा है, कोई वीआई बच्चा है, कोई प्रतिभावान बच्चा है, कोई औसत बच्चा है, कोई जो है बहुत ही जनरल का बच्चा है, कोई एससी का बच्चा है, कोई एसटी का बच्चा है, कोई जो है वो बिल्कुल ही अप्रवासी बच्चा है। सारे बच्चे एक ही जगह पे आ गए, एक ही जगह पे हमने सारे बच्चों को जब बुला दिया, एक ही टीचर होगा पढ़ाएगा, वही बोर्ड होगा वही पढ़ाएगा, उसी बोर्ड से काम चलेगा, वही छत होगा वही छत बनेगी, उसी छत के नीचे पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ये कहा यहाँ पे जो दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करना, माइनॉरिटी के लिए अलग से व्यवस्था करना, वहां पे जो है प्रतिभावान बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था करना, जो कुसमाजित बच्चा उसके लिए अलग से व्यवस्था करना, इतनी व्यवस्था कहां से लेके आएंगे भाई? तो हम ऐसी क्यों ना व्यवस्था बनाए जहां पे सारे बच्चे एक जगह बैठे, एक जगह रहे, तो खर्चा क्या होगा? कम लगेगा। तो खर्च कम करने के लिए यह समावेशी विद्यालय का कॉन्सेप्ट जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो बालकों में सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक का विकास करने के लिए क्यों होगा, कैसे होगा, जरा उसकी हम चर्चा करते हैं। बालकों में सामाजिक, मानसिक, बालकों में सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक विकास करने में। चलिए एक एग्जांपल की जगह ले लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए इसको ले लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए आप हैं। कभी कभी एक ऐसा ऐड भी आता है, अब आपने ऐड देखा होगा और उसके बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी चलते हैं। एक एक मान लीजिए एक माँ है, वो अपने बच्चे को साथ में, माँ, यहाँ पे माँ है, यहाँ पे माँ है, माँ है, ये माँ क्या कर रही है? अपने बच्चे के साथ में टहलने जा रही है, अपने बच्चे के साथ में टहलने जा रही है। यहाँ पे आई रोड पे, रोड पे आई, रोड पे जा रही है, रोड से चल रहे हैं, सभी चल रहे हैं। तो देखा यहाँ पे एक भिक्षु है, एक भिक्षुक का बच्चा है, एक भिक्षुक का बच्चा है, वह जो है यहाँ पे भीख मांग रहा है, यहाँ पे भीख मांग रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, माँ, ये माँ है, माँ का बच्चा है साथ में, मतलब इसका छोटा बेबी है, बेबी मतलब चल रहा है, वो भी बेबी नहीं है वो। तो इसको घूमने के साथ में लेके आए और यहाँ पे एक बच्चा है, इसको देख करके माँ ने कहा, हे देखो वो भिक्षुक है, उसके बाद में जाना है और नहीं, उसके बाद में जाना। माँ इस तरह से बिहेव कर रही है, माँ इस तरह से बिहेव कर रही है, बच्चे को कह रही है बेटा वहां नहीं जाना है, वो तो भिक्षुक है, वहां जाओगे तो तुम भी इसी बन जाओगे। ऐसे लोग बेकार होते हैं, ये कुछ भी काम के नहीं होते, समाज में इन लोगों का कुछ नहीं होता है, ये तो भीख मांगते हैं, इनको काम करना चाहिए, ऐसे है, गंदे हैं, देखो कितना गंदा लगा हुआ है, सब बेकार है, ये वो, मतलब दुनिया भर की बातें ये माँ ने अपने बच्चे के अंदर में क्या कर दी? भर दी। माँ ने अपने बच्चे के अंदर में भर दी। अब ये बच्चा अभी तो छोटा है, इसको क्या पता है? बच्चा छोटा, उसको क्या पता है कि ये भिक्षु है, कि ये गरीब है, कि ये अमीर है, उसको नहीं पता है। अब अगर यही माँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके प्रति माँ ने अपने बच्चे के, इसके प्रति माँ ने अपने बच्चे में कौन सा भाव भर दिया? निगेटिव भाव भर दिया, निगेटिव भाव भर दिया, निगेटिव भाव भर दिया। अब निगेटिव भाव भर दिया, बच्चा यहाँ जब भी ऐसे लोगों को देखेगा, बच्चा जब भी ऐसे बच्चों को देखेगा, जब भी इस प्रकार के लोगों को देखेगा, तो क्या होगा? वह अलग हो जाएगा, वह अलग हो जाएगा, इसको हे दृष्टि से देखेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसके अंदर में निगेटिव एटीट्यूड भर जाएगा, भर जाएगा। क्यों? वो भरा किसने? इसको बच्चे को क्या पता है? भरा किसने? समाज ने, माँ बाप ने, पेरेंट्स ने भरा। तो माँ बाप का अगर निगेटिव एटीट्यूड होगा तो बच्चा भी निगेटिव एटीट्यूड ही रखेगा। तो माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप को चाहिए कि वह बच्चे के अंदर में पॉजिटिव स्पिरिट रखे। बेटा चलो जरा मिलते हैं इससे, तो देखो जरा इससे मिलते हैं, कितना बढ़िया है, चलो चलो आओ, चल तो मिलते हैं। ये माँ के साथ में मिले मिले और बोले अच्छा बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, अरे इतना बढ़िया काम करते हो, अच्छा चलो हम भी साथ साथ में चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं। तो माँ के साथ में, ये बच्चे के साथ में ये भी आकर के घूमने लगा, माँ के साथ में ये भी आकर के साथ में घूमने लगा। तो घूमने लगा तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में एक एक बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, कोई भी भेदभाव का भाव नहीं रहेगा, कोई भी अछूत छूत का भाव नहीं रहेगा, कोई भी ऊपर नीचे का भाव नहीं रहेगा। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में जानने लगेंगे। तो ये भाव क्या हुआ? ये भाव हुआ पॉजिटिव भाव, ये पॉजिटिव भाव हुआ। तो ऐसे ही बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे भाव हैं। मान लीजिए यही माँ है या कोई पिता है, माँ तो हमने माँ का एग्जाम्पल लिया, पिता की एग्जाम्पल लेते हैं, सभी का एग्जाम्पल, हमें डाइवर्सिटी नहीं लेके जानी है, हमको ये भेदभाव नहीं करना है, हम सबकी बात करते हैं। मान लीजिए माँ बाप है, यहाँ पे पिता भी है साथ में, तो पिता भी है, क्या किया? खाना खा करके कुछ भी केले खाए या कुछ भी खाए, खा करके फेंक दिया रोड पे, रोड पे फेंक दिया, अरे फेंक दो यहाँ फेंक दो, चलेगा चलेगा फेंक दो। तो उसने क्या किया? फेंक दिया। तो बच्चा भी क्या करेगा? देखेगा, अच्छा माँ बाप तो फेंक रहे, तो हमको भी फेंकना चाहिए। माँ बाप तो इनकी कदर नहीं करते तो हमको भी नहीं कदर करनी चाहिए। माँ बाप दिव्यांगों की, माँ बाप ऐसे लोगों की कदर नहीं करते तो हमको भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे क्या होगा? ये निगेटिव भाव होगा। वहीं अगर कदर करेंगे माँ बाप दोनों या समाज के लोग, बच्चे को ये दिखा रहे हैं कि इसको यहाँ डालना चाहिए, डस्टबिन बना हुआ है, या इनका आदर करना चाहिए, इनको इस भाव से बोलना चाहिए, इनके लिए ऐसा स्वीकार करना चाहिए,
तो क्या होगा, बच्चों के अंदर में वही भाव पैदा होगा, बच्चों के अंदर वही भाव पैदा होगा। तो ये भाव पहले पैदा करना, यह भाव पहले पैदा करना, तो जब यह भाव पैदा करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बालकों में सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होगा। बालकों में सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होगा। बच्चे एक दूसरे के साथ में, यहाँ पे डाइवर्स लर्नर है या अलग लर्नर है। देखिए मैं इसको अलग अलग तरीके से कर देता हूँ। यह अलग लर्नर है, या जो अलग लर्नर है, यह अलग लर्नर है, वही मैं इसको अलग लर्नर बना देता हूँ। बाकी सब एक जैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। यह तीन एक जैसे हैं और बाकी के तीन अलग अलग हैं। अब ये क्या करेंगे, आपस में या एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत करेंगे। मान लीजिए ये हियरिंग पर बच्चा है या सामान्य बच्चा, तो हियरिंग पर बच्चा उसको साइन में सिखाएगा, साइन, मजा आएगा उसको भी, अरे वाह तुम्हारी ऐसी कृति है, मजा आता है यार तुम्हारे साथ में बात करने में, बहुत ही मजा आता है। अब यह अपने अंदर में यूनिकनेस ये इसको शेयर करेगा, इसके अंदर की यूनिकनेस ये इसको शेयर करेगा, तो आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल के जरिए बात करेंगे, रेसिप्रोकल के जरिए बात करेंगे। कभी कभी प्रश्न आता है कि एक जो है बहरा व्यक्ति है, एक गूंगा व्यक्ति है, दोनों कैसे साथ में अपने आप को समाहित करेंगे, ऑटोमेटिक करेंगे। तो यहाँ पे ये भी पीसीएस रैंक पे और आईएएस रैंक पे इसके प्रश्न आते हैं। ये एक दूसरे के साथ में आपस में बातचीत करके अपनी बातों को शेयर करके अपनी उसकी नीड को वह पूरा करेगा, इसकी नीड को वह पूरा करेगा। आपस में नीड को पूरा करते हुए अपने आप में सामाजिक भावना का विकास कर पाएंगे, मानसिक भावना का भी विकास कर पाएंगे, साथ साथ में भावनात्मक भी विकास होगा। ये दूसरे आपस में हेल्दी वातावरण रखेंगे। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी एक ही छत के नीचे, सारे एक ही विद्यालय में आए हुए हैं, वो पढ़ने के लिए, सारे पढ़ने के लिए आए हुए हैं। वो हमारी दिव्यांगता है, वो हमारी अलग तरीके से, वो कहेगा तुम भी तो दिव्यांग हो, तुम ऐसा क्यों नहीं सोच पा रहे हो, तुम साइन नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या, तुम तो दिव्यांग हो। अगर तुम साइन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम दिव्यांग हो। मैं अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं तमिल नहीं बोल पा रहा हूँ, यानी मैं क्या हूँ, मैं दिव्यांग हूँ। मैं जो है वो, अब वो कह रहा है कि व्हील चेयर चला करके दिखाओ, मैं व्हील चेयर चला ले रहा हूँ, बहुत तेजी से चला ले रहा हूँ, तुम भी आकर के चलाओ, व्हील चेयर नहीं चला रहा, क्या है, दिव्यांग है। मतलब जो काम यह कर पा रहे हैं इसकी कैपेसिटी यहाँ पे है, जो काम वह कर पा रहे हैं उसकी कैपेसिटी वहां पे है, कैपेसिटी वहां पे है। तो ऐसे उसकी क्षमता अलग है, क्षमता के भाव पर देखना, ना कि उसके फिजिकल भाव पर या उसका एक्सटर्नल भाव को देखना, यह जरूरी नहीं है। तो ये भावना विकसित करेगा कौन, उसके माँ बाप, समाज, ये लोग विकसित करेंगे तो बच्चे के अंदर में ऑटोमेटिक विकास होगा। चलिए यहाँ तक बात हो गई, ये जब बताना जरूरी था, ये बताना जरूरी था, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने खींच लिया। आगे चलते हैं, तो बालकों में सामाजिक भावना, मानसिक भावना का विकास करना। आगे चलते हैं बच्चों में, बालकों में प्यार, समानुभूति, समायोजन, भाईचारा, इस सब का भी विकास करना। तो आवश्यकता है समावेशी शिक्षा का, तो समावेशी शिक्षा का आवश्यक है कि इससे बालकों में भाईचारा, समानुभूति, भाईचारा, समानुभूति, प्यार, समायोजन, प्यार, समायोजन, समता, समता आदि, आदि का गुणों का विकास करने में। क्या क्या विकास होगा, तो बालकों में भाईचारा का विकास होगा, बालकों में जो है समानुभूति का विकास होगा, समायोजन का विकास होगा, समता का विकास होगा, ये सब का गुणों का विकास होगा। बच्चे एक दूसरे को मिलेंगे, जब एक दूसरे को मिलेंगे, एक ही जगह पे जब मिलेंगे, तो मिलने पर क्या होगा, बालक जो आपस में भाईचारा की भावना उनके अंदर में आएगी। बालकों में समानुभूति, जैसे इसकी अनुभूति वैसे इसकी अनुभूति है, जैसे मेरे भाई के, मेरे दोस्त से अनुभूति वैसे इससे भी अनुभूति होगी। अनुभूति, अनुभूति मतलब समानुभूति, सम अनुभूति, बिल्कुल इम्पैथी, यहाँ पे इम्पैथी की भावना आएगी, सहानुभूति की नहीं, इम्पैथी की भावना आएगी। तो इम्पैथी भावना, समायोजन की भावना, हम सभी एक ही साथ में एकोमोडेट हो पाएंगे, एकोमोडेट हो पाएंगे। तो समायोजन की भावना, समता का भावना, यानी सभी लोगों को समान अधिकार है, समान लेने का अधिकार है, तो समता का भावना, ये सब का भावना विकास करने में भी समावेश शिक्षा की आवश्यकता होती है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुछ सिद्धांत की, इसके समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। सिद्धांत क्या है, अगर किसी कोई डाउट होंगे, कोई मतलब कुछ रहेगा परेशानी, तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख करके। बात करते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत की, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या सिद्धांत है, यहाँ पे पहली बात तो कह रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट, किसी भी के साथ में किसी भी प्रकार का विभेदीकरण नहीं होना चाहिए, विभेदीकरण नहीं होना चाहिए।
पहला पॉइंट ले लेते हैं कि विभेदीकरण ना करना। विभेदीकरण ना करने का, ना करने का यानी हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, नो डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ में नहीं करना है कि ये दिव्यांग है, ये सामान्य है, ये प्रतिभाशाली है, ये तो सुन नहीं सकता है, या तो बोल नहीं सकता है, या तो चल नहीं सकता है, यह गूंगा है, यह बहरा है, यह लूला है, यह जो है यह पागल है, या तो ये ऐसे ही है, कुछ भी है, ये इसको समझ नहीं आता, ये तो बकर बकर करते रहता है। तो ऐसे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सबका स्वागत करना, ये भावना लेके आना। और क्या दूसरा है, दूसरी जो भावना है, दूसरी जो भावना है वह कह रहा है कि सभी को समान अवसर देना, शैक्षिक समान अवसर, सभी को समान शैक्षिक अवसर देना, सभी को समान शैक्षिक अवसर देना, सभी को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। यानी ऐसा नहीं है कि दिव्यांग बच्चा है या लड़की है, ये दिव्यांग बच्चा है या लड़की है या लड़का है, या जो है ये ट्रांसजेंडर है, या जो है यह भिखारी का बच्चा है, या फिर यह जो है स्ट्रीट वाला बच्चा है, या डिप्राइव्ड बच्चा है, तो इसको अंदर नहीं लेना है। नहीं, सारे बच्चों को समान शैक्षिक अवसर है। जो मैंने बताया हुआ था वहां पे, वो सारे बच्चे जो है शिक्षा के अधिकारी हैं, शिक्षा के लेने के पात्र है, शिक्षा लेने के पात्र है। तो शिक्षा लेने के लिए उनको वंचित नहीं करना, उनको ये नहीं कहना कि भाई ये तुम्हारे लिए विद्यालय, तुम स्पेशल स्कूल में जाओ, नहीं, ये तुम्हारे लिए विद्यालय, अनाथ वाला विद्यालय, अनाथ वाले में चले जाओ, या ऐसा नहीं कि हाँ तुम नहीं पढ़ सकते हो। सारे लोग उसकी उम्र के आधार पे, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो बात करी गई है, जो आरटीई में कहा गया है, आरटीई आरटी 2009 में जो बात करी गई है कि एज अप्रोप्रिएट उनको दाखिला देना, एज अप्रोप्रिएट उनको दाखिला देना, तो एज अप्रोप्रिएट उनको दाखिला देना है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे डिप्राइव्ड हो, चाहे कोई भी हो, सारे लोगों को समान शैक्षिक अवसर देना। तो यह भी बात करता है कौन, यह करता है यह सिद्धांत में, सिद्धांत में ही बात करता है कि सबको समान अवसर देना, शैक्षिक समान अवसर देना। चलिए हो गया, आगे बात करते हैं। स्कूल जो है, स्कूल एडॉप्ट द नीड ऑफ द स्टूडेंट, विद्यालय विद्यालय विद्यार्थियों की आवश्यकता, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप अनुकूलन करे, अनुकूलन करे। यानी ये भी क्या है इसका प्रिंसिपल कि एडॉप्ट हो, स्कूल एडॉप्ट करे, स्कूल एडॉप्ट करे विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप, जो विद्यार्थियों की नीड है, विद्यार्थियों की जो आवश्यकता है कि यहाँ पे कोई बच्चा जो है वह हियरिंग इंपेयर्ड है, कोई बच्चा विजुअल इंपेयरमेंट है, कोई बच्चा जो है डिप्राइव्ड है, कोई बच्चा डिप्राइव्ड है, कोई बच्चा जो है वह माल एडाप्टिव है, कोई बच्चा माल एडाप्टिव है, या कोई बच्चा जो है वह बिल्कुल क्रिएटिव है, या कोई गिफ्टेड है, या जनरल है। सारे बच्चे, ये जितने भी बच्चे हैं, इन सारे बच्चों के लिए, इन सारे बच्चों के अनुरूप, इन सारे बच्चों के अनुरूप जो है वह शिक्षा विद्यालय जो है वो उनके हिसाब से अपनी व्यवस्था करे। यानी जो यहाँ पे लर्निंग का स्टाइल है, जो ये लर्निंग का स्टाइल है, जो लर्निंग का जो कर्व है, इस लर्निंग के कर्व के हिसाब से, इस लर्निंग के कर्व के हिसाब से स्कूल क्या करे, व्यवस्था करे, स्कूल अपनी व्यवस्था करे, स्कूल अपनी व्यवस्था करे। इस लर्निंग कर्व के आधार पे स्कूल जो है व्यवस्था करे कि उसके आधार पे लर्निंग लर्निंग लेके आना, उसके आधार पे जो है वो पढ़ने पढ़ाने का सामान लेके आना, उसके आधार पे सारी व्यवस्थाएं लेके आना। तो सारी व्यवस्थाएं लाने के लिए यह विद्यालय को काम करना चाहिए, विद्यालय को काम करना चाहिए। तो एडॉप्ट करे, एडॉप्ट करे वो सारी सामग्री, वो सारा पढ़ने का तरीका, वो सारे टीचर्स, वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारा वो सारे इंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, वो सब कुछ जो है वो व्यवस्था करे। तो विद्यालय को उनके आवश्यकता अनुरूप व्यवस्था करना। चलिए आगे बात करते हैं। तो सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट, सभी को, सभी को समान, सभी को शैक्षिक, शैक्षिक लाभ देने के लिए, सभी को समान शैक्षिक लाभ देने में,
देने के लिए या देने का कर सकते हैं। सभी को समान शैक्षिक लाभ देने का, यानी ये भी क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि सभी लोगों को, चाहे दिव्यांग हो चाहे समान हो, ये जो लर्निंग पैराडिगम है, इस लर्निंग पैराडिगम में ये लर्निंग जो है, जो हमारा कर्व है, इस लर्निंग कर्व के आधार पे सारे बच्चे, चाहे जो बच्चे हों, उन सारे बच्चों को समान शैक्षिक अवसर, चाहे वीआई एमआर जो भी है, जो जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को जो है समान शैक्षिक अवसर देना, कि अगर यहाँ पे हियरिंग पर बच्चा है तो उसके लिए वहां पे इंटरप्रेटर की व्यवस्था होनी, यानी वो भी उसको अवसर देना, उसको साइन में सिखाना। यहाँ पे विजुअल इंपेयर्ड बच्चा है तो वहाँ पे बड़े बड़े लार्ज प्रिंटेड मटेरियल, इम्बोर्ड सिस्टम, इम्बोर्ड मटेरियल, या वहाँ पे टेक्टाइल वाले मटेरियल, ये सब उसके लिए होता है कि वो बच्चा वह रह पाए। डिप्राइव बच्चे हैं तो उनका वेलकम करना, उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वंचित बच्चे हैं तो उनको अगर खाने पीने की व्यवस्था नहीं है तो खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था करना, उनके लिए फीस की व्यवस्था करना, उनको वेलकम करना, उनको सौहार्द देना, उनके लिए समानुभूति देना, उनके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, तो उनको भी लेके आना और उनको भी पढ़ने का माहौल देना, किताबें का भी जितनी भी है, जो एक सामान्य बच्चे के लिए मिल रहा है, जो गिफ्टेड बच्चे को मिल रहा है, जो क्रिएटिव बच्चे के लिए मिल रहा है, वही बाकी सारे बच्चों के लिए भी मिलना चाहिए। तो मिलना चाहिए, तो समान शैक्षिक लाभ देने में भी इसका क्या है, वह सिद्धांत है। और क्या सिद्धांत है, तो फुल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट देना, पूर्ण सहभागिता, पूर्ण सहभागिता एवं पूर्ण सहभागिता एवं सशक्तिकरण देना, सशक्तिकरण करना, सशक्तिकरण करने का, तो पूरी सहभागिता, पूर्ण सहभागिता एवं सशक्तिकरण करने का भी इसका उद्देश्य होना चाहिए। यानी सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चे आकर के पूर्ण सहभाग करें, वहां पे आकर के पार्टिसिपेट करें, यानी कि अलग चला जाओ, अलग चला जाओ, अलग चला जाओ, सारे बच्चे मिलकर के काम करें, सारे बच्चे मिलकर के पढ़े, तो मिलकर के पढ़े, वैसी भावना, और सशक्तिकरण का भावना, यानी सबको इंपावर करने का, सबको आगे बढ़ाने का, इंपावर करने का भी भावना यहाँ पे विकसित करना, तो सशक्तिकरण और सहभागिता की भावना का विकास करना। वहीं आगे चलते हैं कि जो बच्चों के जो व्यूज है, बच्चों के व्यूज को बहुत ही सीरियसली सुनना लेना, विद्यार्थियों के मत को विद्यार्थियों के मत को ध्यानपूर्वक सुनना एवं शामिल करना, विद्यार्थियों के मत को ध्यानपूर्वक सुनना और शामिल करना। वहीं अगर ये खाली एक टीचर है तो टीचर खाली क्या कर रहा है, वो जनरल बच्चे के साथ बात कर रहा है, वो फलाने के साथ बता रहा है, फलाने 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 से बात कर रहा है, और बाकी बच्चे नहीं है क्या भाई, और बाकी बच्चे भी तो है, उनसे भी तो बात करनी है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैं ही हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 15 लोग अभी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो इतने लोग पढ़ रहे हैं, तो इन खाली यही नहीं कि हाँ इतने लोगों से बात करनी, और भी बच्चे हैं उनसे भी बात करनी, और भी बच्चे हैं उनसे बात करनी, तो उन सारे बच्चों से बात करना, खाली एक पर अटेंशन नहीं करना। अगर इसका कोई व्यू है, चाहे बच्चे का, यानी हियरिंग पर बच्चे का कोई व्यू है तो उसको भी लेना, विजुअल इंपेयरमेंट बच्चे का व्यू है तो उसका भी लेना, अगर डिप्राइव्ड बच्चे का कोई व्यू है तो वो भी लेना, सारे बच्चों के व्यू को स्वीकार करना और उस पर उनको रिमार्क भी देना, उस पर उनको जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देना, पॉजिटिव उनको जो है जवाब भी देना। तो ये सब काम होता है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या कहता है कि सारे बच्चों के ध्यान के मत को सुनना और उस पर जवाब देना। हो गया। आगे बात कर रहा है कि जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक रिसोर्स के रूप में लेना, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में लेना, जो व्यक्तिगत भिन्नता है उस व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में लेना, बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उन व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में जब हम लेंगे तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे ऑटोमेटिक जो है वो सारे बच्चों का वेलकम होने लगेगा, सारे बच्चों का वेलकम होने लगेगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में लेना, यानी यहाँ पे ये बच्चा है तो ये भी कुछ सिखा सकता है, ये बच्चा ये भी कुछ सिखा सकता है, ये बच्चा ये भी कुछ सिखा सकता है, सारे बच्चे कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, सारे बच्चे कुछ कुछ सिखा सकते हैं, तो ये संसाधन के रूप में हमारे आएंगे, ये अपनी भाषा का विकास कर पाएंगे, या दूसरी भाषा का विकास कर पाएंगे, दूसरी भाषा का विकास, इसके अंदर कोई क्षमता होगी तो वो अपना शेयर करेगा, तो शेयर करेगा तो क्या होगा, वह संसाधन के रूप में काम करेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये जो है हम ले सकते हैं।
संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ना कि, यहाँ पे एक चीज और ले सकते हैं, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ना कि प्रॉब्लम के रूप में। संसाधन के रूप में लेना, ना कि समस्या के रूप में। के रूप में लेना, ना कि समस्या के रूप में। यानी बच्चों का जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उस विविधता को, डाइवर्सिटी को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ना कि समस्या के रूप में। तो भी क्या उसका एक सिद्धांत था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। समावेशन मतलब एक विद्यालय समावेशन क्या है, एक विद्यालय समावेशन क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। विद्यालय समावेशन क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। विद्यालय समावेशन, इसको मिटा देते हैं तो आगे लिखते हैं विद्यालय समावेशन। विद्यालय समावेशन, विद्यालय ओ विद्यालय समावेशन दिख रहा है ना। तो जो हमारा सामाजिक सामाजिक समावेशन है, सामाजिक समावेशन जैसा ही हमारा जो स्कूल समावेशन है वह नहीं है। सामाजिक समावेशन अलग होता है, स्कूल समावेशन अलग होता है। लोग कहे कि सामाजिक समावेशन के जैसा ही, सामाजिक समावेशन समावेशन जैसा विद्यालय समावेशन नहीं है, यह समावेशन अलग है। करना है, करना है, बट यहाँ पे विद्यालय समावेशन अलग होगा। सामाजिक समावेशन में हम क्या कर रहे हैं, सारे लोगों को खाली वेलकम कर रहे हैं। यहाँ वेलकम ही नहीं करना, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देनी है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देनी भी है, बच्चों को खाली वेलकम के लिए उतना ही नहीं है, बच्चों को लर्निंग स्टाइल, लर्निंग चीज सब कुछ देना है, वहां इंपावर करना, उनको सशक्तिकरण करना है। तो सशक्तिकरण करने के लिए व्यवस्था भी देनी पड़ेगी, एटीट्यूडनल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, वह सारी व्यवस्था भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सामाजिक समावेशन की जैसा ही विद्यालय समावेशन नहीं है, वह थोड़ा क्या है, हट करके है। यहाँ पे बच्चों को पूरा का पूरा जो है वहां पे लेना पड़ेगा, बच्चों को उनकी एबिलिटी, उनकी डिसेबिलिटी, वो सब कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो उनका बच्चों की जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस को एक मतलब जो बच्चों की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को चैलेंजेस के रूप में स्वीकार करना। बच्चों की जो विविधता है, बच्चों की विविधता को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना, चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना, चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा आपको। बच्चों की जो चैलेंजेस है उसको चुनौतियों के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब तब जाकर के बॉन्डिंग बनेगी बच्चों के बीच में, सारे बच्चों के साथ में बॉन्डिंग तब बन पाएगी। तो यहाँ पे जो है यह जो ये इंक्लूसिव विद्यालय है, इंक्लूसिव विद्यालय की जो आइडियोलॉजी है, जो फिलोसफी है, वह वह अलग है। उसे रियल लाइफ में लेके आना, समावेशी समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का दर्शन और दर्शन और तरीका, दर्शन और तरीका को दर्शन और तरीके को दर्शन और तरीके को रियल लाइफ में, रियल लाइफ में ले आना, रियल लाइफ में ले आना, उनको रियल लाइफ के साथ में जोड़ना। जो स्वास्थ्य शिक्षा का दर्शन है और जो तरीका है उसको रियल लाइफ के साथ में जोड़ना, खाली विद्यालय तक ही सीमित ना हो, उसको वहां तक भी लेके आना। तो ये सब चीजें क्या है, यह विद्यालय समावेशन के तहत आते हैं। कि विद्यालय समावेशन में मात्र खाली हम समाज का समावेशन कर ले वही नहीं है। समावेशन करना, वहां पे पूरी व्यवस्थाएं देना है, पूरी व्यवस्थाएं देना है, साथ साथ में उनकी चुनौतियों को, जो उनकी डाइवर्सिटी है उसको स्वीकार करना है। और क्या, वो दर्शन जो है, उस दर्शन को, जो समावेशी शिक्षा का दर्शन है, जो तरीका है, उसको पूरे मेन स्ट्रीम में लेके आना है। ये भी जो है होगा। ये सब क्या है, ये प्रकार के चैलेंजेस हो जाते हैं, बट उन चैलेंजेस को स्वीकार करना।
तो बात करते हैं बाधाएं कौन कौन सी आती हैं विद्यालय समावेशन में बाधाएं। विद्यालय समावेशन में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, बाधाओं को चर्चा कर लेते हैं। विद्यालय समावेशन में बाधाएं, विद्यालय समावेशन में बाधाएं, बाधाएं देख लेते हैं। तो बाधाएं जो है वो दो तरीके से देखी जाती हैं। बाधाएं दो तरीके से देखी जाती हैं, एक इंटरनल बैरियर के रूप में और एक एक्सटर्नल बैरियर के रूप में। जो बाधा यानी बैरियर, बैरियर को दो रूपों में देखा जाता है। तो चलिए दो दो रूपों में देख लेते हैं इसको। दो रूपों में देख लेते हैं। तो पहले को कहते हैं क्या, इंटरनल बैरियर। पहले को कहेंगे इंटरनल बैरियर और दूसरे को कहेंगे एक्सटर्नल बैरियर। इंटरनल बैरियर और दूसरे को कहेंगे एक्सटर्नल बैरियर। इंटरनल बैरियर्स और एक्सटर्नल बैरियर्स यानी आंतरिक बाधाएं और बाह्य बाधाएं। आंतरिक बाधाएं और बाह्य बाधाएं लिख लीजिएगा आप अपना। आंतरिक बाधाएं और बाह्य बाधाएं। आंतरिक बाधाएं क्या होंगी, जो संस्थागत, संस्था के अंदर होंगी। संस्थागत या संस्था के अंदर होंगी, स्कूल के अंदर होंगी। स्कूल के अंदर, अब ये कहाँ है समावेशन, कहाँ होगा, विद्यालय समावेशन विद्यालय के अंदर होगा ना। तो विद्यालय समावेशन के तहत दो बैरियर देखे जाते हैं, दो बैरियर देखे जाते हैं। मतलब एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल के तहत क्या क्या देखे जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो इंटरनल के तहत जो है सबसे पहला आता है उसे कहते हैं एटीट्यूडनल, एटीट्यूडनल बैरियर। जो पहला होता है उसे कहते हैं एटीट्यूडनल बैरियर। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति जो मैंने आपको यहाँ समझाया हुआ था मैंने कि यहाँ माँ है, माँ है और यहाँ इसका बच्चा है। ये दोनों जा रहे हैं, यहाँ भिखारी है कोई, या कोई यहाँ पे काम करने वाला है, या कोई स्ट्रीट बच्चा है, या कोई कोई भी दिव्यांग बच्चा है। तो उस बच्चे के प्रति, उस बच्चे के प्रति इस माँ का जो व्यू है, ये माँ का व्यू है वो कैसा है, वह निगेटिव है। अगर निगेटिव होगा, व्यू निगेटिव होगा तो बच्चे के अंदर में छाप निगेटिव आएगी। अगर व्यू पॉजिटिव होगा तो माँ के अंदर में छाप जो है पॉजिटिव आएगी। तो ये एटीट्यूडनल होना कि यार दिव्यांग बच्चा है इसको हम नहीं रखेंगे, दिव्यांग बच्चे के साथ मेरा बच्चा पढ़ेगा, ना 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 ना, मतलब पेरेंट्स का भी मेरा बच्चा दिव्यांग बच्चों के साथ पढ़ेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो समावेशी विद्यालय में कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो जो लोग होते हैं वह लोग दिव्यांग बच्चों के साथ में पढ़ने पढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं। तो वह जो एटीट्यूडनल बैरियर है, उस एटीट्यूडनल बैरियर भी वहां पे एक बैरियर होता है, उसे दूर करना। सबसे पहले इन सभी चीजों को दूर करना। दूर कैसे होगा, जब हम अवेयरनेस ज्यादा लेके आएंगे, जब उनकी क्षमताओं को बताएंगे, जब उनके गुणों को बताएंगे, तो ये एटीट्यूडनल बैरियर जो होगा क्या होगा, दूर होगा। तो ये बैरियर को दूर करना, बैरियर तो है बट बैरियर को दूर करना होगा। एक होता है एटीट्यूडनल बैरियर, दूसरा बैरियर जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल बैरियर होता है। इंस्टीट्यूशनल बैरियर, ये बैरियर है, मैं खाली पॉइंट लिख दे रहा हूं। अब इंस्टीट्यूशनल बैरियर को भी हम पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके से देखते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके से देखते हैं। पॉजिटिव तरीका, पॉजिटिव तरीका में थोड़ा सा हमको थोड़ा सा मतलब उसको बोलते हैं ना कि पार्सियली, पार्सियली हमको देखने को मिलता है। पार्सियली देखने को मिलता है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जो अपने स्कूल में दिव्यांगों को दाखिला तो देते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंस्टीट्यूशन दिव्यांगों को दाखिला देते हैं, जो डिप्राइव्ड बच्चे उनको दाखिला देते हैं, जो वंचित बच्चे उनको दाखिला देते हैं वो इनको वेलकम तो करेंगे, वेलकम कर लेंगे, लेके के तो आए। इंस्टीट्यूशन जो है बोला कि हमारा जो स्कूल है वह समावेशी विद्यालय है। उसने बोला हमारा विद्यालय जो है वो हमारा विद्यालय समावेशी विद्यालय है। सरकार ने भी कहा कि हम समावेशी विद्यालय पर काम कर रहे हैं, हम समावेशन पर काम कर रहे हैं। बट काम कर रहे हैं कैसा, खाली नाम का काम तो कर रहे हैं, कैसा काम है, कैसा, तो नाम का काम है, नाम का, नाम का है। नाम का क्यों है, तो नाम का है कि ये ऐसा फैला लिए और पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, रिसोर्सेज जुटाने के लिए, पैसा जुटाने के लिए, रिसोर्सेज जुटाने के लिए, इनके नाम पे, दिव्यांगों के नाम पे, डिप्राइव्ड बच्चों के नाम पे, जो वंचित बच्चे हैं उनके नाम पे, जो प्रतिभाशाली बच्चे उनके नाम पे पैसा ले लिए, पैसा ले लिए, वेलकम किया। ये मतलब ठीक है कि उन्होंने वेलकम किया, बोले कि हम वेलकम करते हैं, स्कूल ने हमने खोल दिया, ले तो आ रहे हैं, उनको वेलकम कर लिया, लेके आए, स्कूल में बैठा रहे, बट उनको वहां पे उनका एटीट्यूडनल बैरियर अभी बना हुआ है। स्वीकार किया बट एटीट्यूडल बैरियर बना हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, खाली वो पैसे के काम पे, पैसा लाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं दे रहे, पैसा का यूज वहां पे नहीं कर रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनल बैरियर वहां पे भी होता है कि वह उतनी सारी व्यवस्थाएं, वहां पे रैम की व्यवस्था करना, वहां पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करना, वहां पे लिफ्ट की व्यवस्था करना, वहां पे भौतिक वातावरण एकदम बिल्कुल जो है शांत वातावरण तैयार करना, वहां पे हेल्दी माहौल तैयार करना, रिसोर्सेज देना, ये सारी व्यवस्थाएं कौन देता है, वो तो इंस्टीट्यूशन ही देता है।
तो इंस्टीट्यूशन देता है जितनी भी भौतिक वातावरण करनी है, जितने पॉलिसीज बनानी है। अब पॉलिसी बनाने का भी इंस्टीट्यूशन ही करता है कि पॉलिसी अगर ये बना दे कि कोई अगर दिव्यांगों के साथ में भेदभाव करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर ऐसा कर ले, जैसे अपने यहाँ ही मान लीजिए, अपने यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी के रैंक के लोग हैं, वो सामान्य विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ये बैरियर ये है। देखिए, जितने भी जनरल स्कूल्स हैं, जनरल स्कूल, उन जनरल स्कूल में कोई भी अमीर घर का होगा, उसके बच्चे वहां नहीं पढ़ते होंगे। क्यों नहीं पढ़ते होंगे? बोलेंगे हाँ नहीं, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? हमारा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा, हमारा बच्चा कॉन्वेंट पढ़ेगा, हमारा बच्चा मिलिट्री स्कूल पढ़ेगा, हमारा बच्चा हाई फाई स्कूल में पढ़ेगा, और अभी यहाँ नहीं पढ़ेगा, हम विदेश पढ़ाएंगे। भैया क्या अपना भारत नहीं है? रहते रहे भारत में, खा रहे हो भारत का, और भेजोगे वहां पे? यहाँ बने हो टीचर, बने हो स्कूल के टीचर, उसी यहीं पे जनरल स्कूल के ही टीचर है, उसी में पढ़ा रहे, बट उनका बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा। पढ़ा रहे वही, उन्हीं वही मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट का बच्चा वहां नहीं पढ़ेगा, कहीं दूसरे स्कूल में पढ़ेगा। खोला उस बच्चों के लिए, इनके लिए, और उनका बच्चा उसमें नहीं पढ़ेगा। क्यों नहीं पढ़ेगा भाई? पढ़ाना चाहिए आपको भी। तो एक प्रकार का ये भी क्या है, पॉलिसी में भी बदलाव ये लोग कर लेते हैं। यहाँ पे डुअल पैटर्न खेलते हैं, तो डुअल पैटर्न खेलना भी क्या है, प्रकार का बैरियर हो जाता है। तो ऐसे यह चीजें भी देखनी, यह चीजें भी ध्यान करनी। तो इंस्टीट्यूशनल जो बैरियर है, वो इंस्टीट्यूशनल बैरियर को भी दूर करना, कि जो पॉलिसी बनी हुई है, पॉलिसी बिल्कुल लाभप्रद हो बच्चों के लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लाभप्रद हो, उस पर काम हो, उस पर बराबर ऑब्जर्वेशन हो, उस पर बराबर फोकस हो, कि पॉलिसी का कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उसको जो है ध्यान करना, साथ साथ में उनके लिए काम करना, निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना। जो भी ले रहे हो, जो कर रहे हो, उसको बिल्कुल सक्षम तरीके से, सार्थक तरीके से उसका प्रयोग करो। तो एक इंस्टीट्यूशनल बैरियर भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, इन एप्रोप्रिएट करिकुलम। बच्चों का जो करिकुलम हो इनअप्रोप्रिएट होता है। इनअप्रोप्रिएट करिकुलम यानी, अब ये कहते हैं कि सामान्य बच्चों की जैसा ही पढ़ाओ। भैया सामान्य बच्चों के साथ में कैसे पढ़ेगा? उनका कंटेंट वो कैसे पढ़ेगा? इसके पास लैंग्वेज बैरियर है। या फिर पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो टीचर को बोलो कि वो उसके हिसाब से पढ़ाए। अब वही यही चीज जो है, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अंग्रेजी में मैंने लिख दिया, अब अंग्रेजी मैंने लिख दिया, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं इसको अगर हिंदी में एक्सप्लेन ना करूँ तो क्या होगा? आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। मैं हिंदी में अगर एक्सप्लेन ना करूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, या अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलते जाओ, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आएगा। तो लैंग्वेज बैरियर को दूर करना, कंटेंट जो है, इतना बड़ा कंटेंट, इतने बड़े कंटेंट को बच्चा नहीं समझ पाएगा। उसी को आप थोड़े से समराइज करके बता दो ना, उसी कंटेंट को आप थोड़ा समराइज करके बता दोगे तो बच्चे को समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बाकी चीजों अपने से कर लेगा। तो ऐसे चीजें इन अप्रोप्रिएट करिकुलम होता है, वहां एडेप्टेशन नहीं करते हैं, वहां एकोमोडेशन नहीं करते हैं, वहां मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन, एडेप्टेशन भी साथ साथ में लेके आना, ये भी प्रकार का क्या होता है, वो बैरियर होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अक्सर अक्सर जो है अनट्रेन्ड टीचर भर जाते हैं। अनट्रेन्ड टीचर, अनट्रेन्ड टीचर या अनट्रेन्ड प्रोफेशनल, अनट्रेन्ड टीचर प्रोफेशनल जो है वो आ जाते हैं। अनट्रेन टीचर या अनट्रेन प्रोफेशनल जो है आ जाते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं ली हुई, बोलेंगे हम स्पीच थेरेपी कराएंगे। भैया स्पीच थेरेपी का स्पीच पता है क्या होता है? स्पीच थेरेपी का स्पीच पता क्या होता है? कैसे स्पीच कराते हैं? कितनी कितनी प्रकार की स्पीच के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन से मटेरियल चाहिए, पता है क्या तुमको? कैसे करना, लेवल क्या है, क्या करना पड़ता है पहले, पता है क्या? नहीं पता है। नहीं पता तो भैया करा क्या रहो? खाली उसको क ख ग सिखा रहे हो, तो वो तो क ख ग तो टीचर सिखा देगा। बच्चे को पा पा कराना हो तो मम्मी भी करा लेगी, तुम काहे के लिए पैसा क्यों ले रहे हो? तो ये सब चीजें जो है, अनट्रेन्ड टीचर, अनट्रेन्ड प्रोफेशनल जो है यहाँ पे आकर के काम करते हैं। तो काम करते हैं तो ऐसे लोग, अनट्रेन्ड टीचर लोगों को, अनट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को, चाहे वो स्पीच थेरेपी की बात करानी हो, चाहे ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की बात करानी हो, चाहे फिजियोथेरेपी की बात करानी हो, चाहे वह कह रहा है कि वो जैसे होते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, तो नीम हकीम खतरे जान कैसे होगा? बोले कि हमको जो है पता ही नहीं है। उसने डॉक्टर की शॉप पे बस वो जाकर के रोज आता है, दवा देता है, मतलब दवा ला करके कंपाउंडरी गिरी करना, तो कंपाउंडरी गिरी भी करना तो बहुत अच्छी बात हो गई, वहां तक भी उसको कुछ समझ में आ जाता है। जो प्यून होते हैं ना, प्यून रोज देखते हैं कि अच्छा यहाँ से पैरासीटामोल निकलेगा, यहाँ से या जो है वो निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, तो एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल, ये 3 7 8 दवाओं का नाम उसको पता हो गया, तो उसी को मिक्सिंग करके वो देने लगा, प्रयोग करने लगा। रोज वो प्रयोग कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है, प्रयोग भी गलत प्रयोग कर रहा है। तो गलत प्रयोग करने के चक्कर में कभी तो तुक्का मार में सही हो गया, कभी मतलब भयानक हो गया, कभी भयानक हो गया। तो भयानक भयानक होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। तुक्का मार तो कभी कभी लगता है, तुक्का मार तो कभी कभी लगता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग ही बैरियर बनते हैं, ऐसे लोग बैरियर बनते हैं, जो कि मतलब झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वैसे ही झोला छाप प्रोफेशनल जो है वो बैरियर बनते हैं। इसी वजह से पूरा का पूरा समाज जो है ना वो खराब हो जाता है। तो जो अनट्रेन टीचर है, अनट्रेन प्रोफेशनल है, झोला छाप जो लोग हैं, उनको भी हटाना या उनको ट्रेंड करना, हटाओ नहीं तो उनको कम से कम ट्रेंड कर दो, ट्रेन कर दो। जैसे बहुत सारे टीचर थे जनरल एजुकेशन में, बहुत सारे टीचर थे जो अनट्रेन थे, तो जो है वो एमएचआरडी ने लगातार जो है काम करके वो किया।
अभी आप लोगों को पता होगा धर्मेंद्र प्रधान जी जो है अपने एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। तो अब जो है हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उनको नाम, उनका नाम जो आप लोग मतलब है वो पहले थे, अब वो हट गए, अब धर्मेंद्र प्रधान जी आ गए। तो वे वो याद रखे रहिएगा आप लोग कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बदल गए, हमारे जो एमएसए मिनिस्टर है वो भी बदल गए हैं। एमएसए मिनिस्टर थावरचंद गहलोत थे, अब उनकी जगह पे बदल गए हैं। तो ये जो है ये भी नाम आप याद रखे रहिएगा। तो ऐसे अनट्रेन टीचर, अनट्रेन प्रोफेशनल, अनट्रेन टीचर, अनट्रेन प्रोफेशनल भी क्या होते हैं, वो बैरियर बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्या है एजुकेशन सिस्टम। जो एजुकेशन सिस्टम है, सिस्टम वही मैंने कहा कि यहाँ पे शुरू तो हो रहा है एचआरडी से, एचआरडी से शुरू हो रहा है। तो एचआरडी से शुरू हुआ, एचआरडी से शुरू होकर के अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग जगहों पे गया। यहाँ से बोला कि यह तो बेसिक है, बेसिक विद्यालय है, तो ये जो है माध्यमिक विद्यालय है, यह जो है यूजी के कॉलेजेस है, यूजीसी है, यहाँ पे यूजीसी है देख रही है। तो अब देखने के लिए कहा कि यह लोग जो है इनके अंडर में जो लोग काम करने वाले, इनके अंडर में जो काम करने वाले, इनके अंडर में जो काम करने वाले, इनके अंडर में जो काम करने वाले। अब यहाँ से जो विद्यालय तक व्यवस्था आ रही है, जो विद्यालय तक व्यवस्था आ रही है, विद्यालय तक व्यवस्था आने आने तक बिल्कुल ध्वस्त हो गई। यहाँ से बनाया कोई नियम पॉलिसी बनाई, यहाँ से फंड दिया, और यहाँ आते आते ध्वस्त हो गई, यहाँ आते आते ध्वस्त हो गई, पहुंची नहीं, पहुंची नहीं, एक्सेस ही नहीं हुआ। जब एक्सेस नहीं होगा तो बच्चों का विकास कैसे होगा। तो एजुकेशन सिस्टम क्या हो, बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट हो। यहाँ से आए तुरंत यहाँ पहुंचे, यहाँ बिचौलियों को होते होते ना आए, बिचौलियों को होते होते ना आए, यहाँ से निकले तुरंत इनके इनके पास पहुंचे, पहुंचे। तो जब डायरेक्ट पहुंचेगा तो क्या होगा, बच्चों का जो व्यवस्था है वह सही होगी। तो ये भी एक प्रकार का जो यहाँ से ये वाला लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या है, ये बैरियर बन जाती है, आकर बैरियर बन जाती है। तो एजुकेशन सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आज अप्लाई किया, आज अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद वो आएगा कैसे, वो क्लियर कब होगा, तो 6 महीने के बाद होगा। आज तो हमको पानी की आवश्यकता है, आज हमको पानी की आवश्यकता है, तो पानी हमको 6 महीने बाद मिलेगा, तब तक तो प्राण निकल जाएंगे, तब तक हमारा मतलब हमको भूल भी जाएंगे लोग, हम मर भी गए, हमको भूल भी गए सब लोग। तब तक जब तक वो आएगा, भैया पानी आया आपके लिए, पानी फलाने के लिए, संतोष सर के लिए पानी आया है, संतोष सर के लिए पानी आया, संतोष सर पानी क्या करेंगे भैया, संतोष सर के ऊपर चले गए, 6 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अब उनको पानी क्या करोगे दे करके। तो ऐसे हमने पानी अप्लाई किया आज के लिए, और पानी आ रहा है जमाने में 6 महीने बाद आ रहा है, तो उस पानी का क्या करेंगे। तो ऐसे ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोई भी कागज हो, कोई कार्यवाही हो, स्कॉलरशिप हो, व्यवस्था करनी हो बच्चे के लिए, या फिर वहां पे कोई हियरिंग एड की व्यवस्था हो, रिसोर्स सेंटर की व्यवस्था हो, टीचर की व्यवस्था हो, मांग करिए आज, और आएगा बच्चा, जब पास होकर के चला गया, बच्चे का बच्चा हो गया तब आ रहा है। बच्चा यहाँ से पास होकर के चला गया तो 6 महीने बाद, मतलब 6 नहीं, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 20 साल के बाद वो व्यवस्था आ रही है। अब उस व्यवस्था का क्या करना है, बच्चा तो पास होकर के वैसे चला गया, कैसे करके। तो ऐसे इस व्यवस्थाओं में एजुकेशन सिस्टम है, उसको भी हमें ध्यान रखना। चलिए ये सब एटीट्यूड से आगे बात करते हैं। एटीट्यूड हो गए, अब बात करते हैं, ये सब थे इंटरनल एटीट्यूड। अब एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल क्या होते हैं। चलिए तो मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ एक्सटर्नल की बात। एक्सटर्नल बैरियर क्या क्या होंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल बैरियर में होगा क्या, सबसे पहला स्कूल लोकेशन, सबसे पहला जो होगा वो स्कूल लोकेशन होगा। स्कूल लोकेशन, अब स्कूल लोकेशन, जो स्कूल बनाया गया वह स्कूल बनाया गया बिल्कुल बाजार के बिल्कुल बीचों बीच, बाजार के बिल्कुल बीचों बीच, जहां पे रोज सुबह शाम इतनी भीड़ लगी रहती, चौपा चौपा चौपा, गाड़ियां चौपा चौपा करे रह रही हैं, गाड़ियां चौपा चौपा करे रह रही है। तो लगातार बच्चे को डिस्टर्ब हो रहा है, टीचर को डिस्टर्ब हो रहा है, भाई क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए बच्चे को, कैसे पढ़ाए। और एक एक हो गया स्कूल लोकेशन बनाया है, हाउ पहाड़ी पे, इतना पहाड़ी पे स्कूल नहीं, नीचे नहीं है स्कूल, पढ़ाया आओ पहाड़ी पे, इतना आपको पढ़ाए। तो बच्चा जो है व्हील चेयर बच्चा चलाते 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 थक गया, हाँ थक गया बेचारा। अब वो पढ़ेगा क्या, थक गया है तो, जब वो थक गया तो पढ़ेगा क्या। तो ऐसे स्कूल लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे हो जहां बच्चे पहुंच सके, एक्सेस हो सके, बच्चे एक्सेस हो सके वहां से, बिल्कुल इजी वे में 2 मिनट में बच्चा पहुंच जाए, इजी वे में वहां पे हर चीज पहुंच जाए। तो ऐसी जगह पे हो जहां पे नॉइज ना हो, जहां पे दूरी ना हो, जहां पे वाहन आसानी से मिल जाए, जहां पे कि सारी चीजें स्टेशनरी आसानी से मिल जाए, जहां पे बच्चे को कुछ चाहिए तो खाने पीने के लिए चाहिए वह सब कुछ आसानी से मिल जाए, और बिल्कुल शांत जगह पे हो। ऐसा भी नहीं स्कूल लोकेशन ऐसी भी ना हो जहां पे रोज जो है वो ये लगता है, जहां पे चुट्टा लगता है, या जहां पे दम मारो दम लगता है, या जहां पे वो मतलब अलग अलग चीजें। तो ऐसी जगहों पे भी स्कूल का लोकेशन नहीं होना चाहिए। स्कूल का लोकेशन ऐसी जगह पे हो जहां नेचुरल एनवायरनमेंट। पहले आप लोगों ने देखा कि विद्यालय बनते थे, जो आश्रम बनते थे, तो मतलब वो कहाँ बनते थे, बिल्कुल शांत, पीस, एकदम एकदम पीस। तो ऐसे पीस जगहों पे विद्यालय का निर्माण होना, तो वो होना, तो ये भी एक बैरियर बनता है कि वहां पे बच्चे सीख नहीं पाएंगे। दूसरा है एनवायरमेंट, वातावरण, एनवायरमेंट,
एनवायरमेंट वहां का कैसा है, एनवायरमेंट वहां का कि वहां पे रोज जो है आसपास देख रहे हैं तो वहां पे ऐसे चट्टी पे है कि लड़कियां बेचारी हैं, लड़के बेचारे हैं, उनको जो है रोज लोग मतलब पी करके गालियां बक रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पे जो है विद्यालय अगर होगा तो वहां पे बच्चों पे असर जो है गलत तरीके का होगा। या बिल्कुल गांव के इलाके में बना हुआ है, तो गांव के इलाके में देख रहे हैं रोज जो है वो फलाने जरा आना, तो जरा झाड़ू लेके आना भैया, तो जो झाड़ू लेके आओ। स्कूल बिल्कुल गांव में बना हुआ है, एकदम गांव में, तो स्कूल भैया झाड़ू लेके आना। स्कूल की सारी व्यवस्थाएं घर में यूज हो रही है, स्कूल की सारी व्यवस्थाएं घर में यूज हो रही है, तो स्कूल में बच्चा थोड़ी पढ़ेगा। तो अच्छा यहाँ पढ़ा, ए फलाना जरा आ जाना, वो बच्ची रो रही है, जरा जरा देख लेना, तो पढ़ रहा है, उसको बुला करके बच्ची को दिखाने चले जाए। थोड़ा दूरी पर होगा विद्यालय, तो उसको बुलाने कोई नहीं जाएगा, पढ़ने के लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने में होगा। तो ऐसे थोड़ा सा बाहर, गांव से थोड़ा सा बाहर विद्यालय बनाने चाहिए। ऐसी जगह भी बनानी चाहिए जहां पे पीस हो, ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पे सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसी भी नहीं कि पता लगा एकदम नीचे खाड़ी इलाके बना दिया है और पानी, थोड़ी सी बारिश हुई पानी आकर के भर गया, लो महीनों स्कूल बंद, महीनों स्कूल बंद। तो महीनों स्कूल बंद हो गया, बच्चा पढ़ेगा कैसे? मतलब थोड़ी सी पानी आई, थोड़ा सा बाढ़ आया, बिल्कुल भर गया पानी, पानी भर गया तो बच्चा कहां रहे? वहां लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे वहां का एनवायरमेंट भी बिल्कुल सुदृढ़ हो। ये भी हो, ये भी क्या होता है, वह एक्सटर्नल बैरियर के रूप में काम आता है। दूसरा, स्कूल का एनरोलमेंट। स्कूल एनरोलमेंट, वहां पे एनरोलमेंट या तो बहुत ज्यादा है या तो है ही नहीं। या तो बहुत ज्यादा है कि वहां बच्चे आ ही नहीं पा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं, या फिर वहां पे बहुत कम है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो स्कूल का एनरोलमेंट भी वहां पे क्या होता है, एक एक्सटर्नल बैरियर के रूप में काम आता है। दूसरा, सोशल स्टिग्मेटाइजेशन। सोशल स्टिग्मेटाइजेशन, टोटल स्टिग्मेटाइजेशन मतलब क्या, कि लोग उसको जो है एक नाम देते हैं, स्टिग्मेटाइज कर देते हैं। ए तू बहरा है ना, ए बहरा, ए बहरा यहाँ, ए पगला यहाँ आओ, ए गूंगा यहाँ आओ, ए लूला यहाँ आओ, ये फला यहाँ आओ। तो ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे तो बच्चे को क्या लगेगा, बच्चे जो है वहां पे पढ़ने नहीं आएंगे, वहां बोलेंगे हमको तो इस तरह से बोलते हैं, हमको तो इस तरह से कहते हैं, तो इस प्रकार से हमको अच्छा नहीं लगता, मैं उस विद्यालय में नहीं जाऊंगा, वहां के टीचर भी गंदे हैं, वहां पे जो लोग हैं वो सारे गंदे हैं, वहां के सारे लोग गंदे हैं, मैं वहां नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो ऐसे सोशल स्टिग्मेटाइज करना भी क्या होता है, वो एक एक्सटर्नल बैरियर के रूप में काम आता है। वह मतलब वह एक जो है वह सोशल बैरियर के रूप में जो है वो देखा जाता है। बात करते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन, उस विद्यालय की, उस समाज की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, इकोनॉमिकल कंडीशन कंडीशन नहीं होगी, तभी क्या होगा, एक प्रकार का बैरियर बनेगा। ये बैरियर बनेगा तो ये बैरियर को भी क्या करना, ये सारे बैरियर है, इन सारे बैरियर को दूर करना है। तो इकोनॉमिकल कंडीशन है तो गवर्नमेंट वहां पे सहायता करे, वहां पे जो है स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, यहाँ जो लोकल के लोग हैं वो, परिवार के लोग जो है थोड़ा बहुत मदद करके विद्यालय को सुदृढ़ बनाए, वहां पे व्यवसाय करें, ताकि जो है वो विद्यालय बच्चों के लिए अच्छी तरह से काम कर सके। तो ऐसे जो है कभी कभी कुछ संस्थान जो है वह बिल्कुल काम करने की इच्छा तो उनकी बहुत होती है, बट उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तो पैसे की व्यवस्था भी की वजह से वह रह जाते हैं। तो हम इनको दूर कैसे करेंगे, ये तो हमको बैरियर देखने को मिला, हम इसको दूर कैसे करेंगे, ओवरकम कैसे करेंगे, ओवरकम यानी दूर करना, कैसे दूर करेंगे, चलिए उसकी उसकी चर्चा कर लेते हैं। दूर करने के उपाय देख लेते हैं। बाधाओं को दूर करने के, दूर करने के उपाय क्या क्या है, तो दूर करने के उपाय देख लेते हैं। तो पहला उपाय जो है, पहला उपाय तो ये है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स तैयार किए जाए, ह्यूमन रिसोर्स तैयार किए जाए। डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से, ये जो अनट्रेन टीचर, अनट्रेन प्रोफेसर जो है, इन सारे लोगों को क्या किया जाए, अच्छी तरीके से तैयार किया जाए। तो हम जितना ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर लेंगे उतना ही बच्चों का फायदा होने लगेगा। तो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना, एचआई को बच्चों को पढ़ाने के लिए, वीआई बच्चों को पढ़ाने के लिए, आईडी बच्चों को पढ़ाने के लिए, सीपी बच्चों को पढ़ाने के लिए, डिप्राइड बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुसवाइज बच्चों को पढ़ाने के लिए, सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए, सारे बच्चों को विषयवार पढ़ाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स तैयार किए जाए। तो ह्यूमन रिसोर्स अगर तैयार होगा तो क्या होगा, सारे लोग वेलकम करेंगे और उनके एटीट्यूडल को चेंज करना, उस पर प्रैक्टिस करना, उन पर ट्रेनिंग देना। दूसरा क्या होगा, सेंसिटाइज करना, सेंसिटाइज टू पीपुल, लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को सेंसिटाइज करना कि सारे बच्चे कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं है अभी कि ऐसे बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उनको ये पता ही नहीं कि इनके लिए कोई और भी दूसरा शब्द है।
मतलब उनको ये पता ही नहीं गूंगा के अलावा कोई और भी शब्द है, उनको ये नहीं पता। अगर एक बार उनको पता हो जाएगा कि हाँ इनके अलावा हम ये दूसरा शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, तो दूसरे दिन से वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। उनको वो अभी अवेयरनेस ही नहीं है उनको, तो अवेयरनेस फैलाना, अवेयरनेस लगाना, या उनको वहां बताना कि भैया यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ पे इस तरह से कहो, तो हाँ टोकना, उनको बताना। तो ये टोकने और बताने के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चलाना, ये हो गया। और क्या, मटेरियल तैयार करना। मटेरियल तैयार करना ताकि बच्चों के लिए कोई कमी ना पड़ सके, जो मटेरियल की इनअप्रोप्रिएट जो करिकुलम है, जो मटेरियल है, उसके लिए मटेरियल तैयार करना ताकि सारे बच्चे उसके लिए पढ़ सके, तो मटेरियल तैयार करना। और क्या, जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन को दूर करना, इकोनॉमिकल कंडीशन को दूर करना, तो फंड रेजिंग करना, फंड रेजिंग करना। और साथ साथ में क्या, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेस करवाना, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये एंड फिर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो जितनी भी सूचनाएं जहां जहां से मिल सकती हैं वो सारी सूचनाएं को एक्सेस करना और अपना ज्ञान को बढ़ाना। तो ये सब चीजें अगर हम करा लेंगे, लेके आ जाएंगे, तो ये जितनी इंटरनल बैरियर और एक्सटर्नल बैरियर है इनको हम कुछ कम कर सकते हैं। दूर तो नहीं कर सकते, ये बना रहेगा, ये बना रहेगा, इसको हम कम कर सकते हैं। मतलब अगर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है तो हम इसको इतना कम कर सकते हैं, इतना ज्यादा है तो हम इसको इतना कम कर सकते हैं, तो कम करके हम बच्चों की व्यवसायों को अच्छी तरह से सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ये सब बाधाएं थी। चलिए आगे बात करते हैं, हम विद्यालय कब बना पाएंगे, यानी समावेशी कब बना पाएंगे। समावेशी कब बना पाएंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। समावेशी बनाने के लिए क्या करना होगा। समावेशी विद्यालय समावेशी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा कि हमारी जो एनरोलमेंट प्रैक्टिस है उसको बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आगे बढ़ाना। अगर किसी भेदभाव, बगैर किसी भेदभाव के नामांकन प्रक्रिया बढ़ाना, नामांकन प्रक्रिया बढ़ाना। अगर किसी भेदभाव के नामांकन प्रक्रिया अगर हम बढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे जो है वहां पे स्वीकार होने लगेंगे, सारे बच्चे जो आने लगेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो विद्यालय, समावेशी विद्यालय है, वह अच्छा होने लगेगा। वहीं और क्या कर सकते हैं, तो हम जो है बच्चों को पूरी की पूरी इक्वल, मतलब समान समान जो है वो पहुंच दें, सभी बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए समान पहुंच, पहुंच उपलब्ध कराएं, समान पहुंच उपलब्ध कराने से। तो समान पहुंच उपलब्ध कराना मतलब क्या, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बच्चा यहाँ पे है, और यहाँ से चलते यहाँ आना है, ये ऊंचाई पे है, विद्यालय यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब चाहे वो सामान्य बच्चा हो चाहे कोई भी बच्चा हो, ये सब यहाँ पे पहुंच सके, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच सके। पहुंचने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए बच्चे को जो भी व्यवसाय चाहिए, वहां पे लिफ्ट चाहिए, सीढ़ी चाहिए, जो भी चाहिए, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे बच्चे की व्यवस्था के अनुसार हो, या पढ़ने की व्यवस्था हो, चलने की व्यवस्था हो, चाहे किसी प्रकार की हो, वो सारे पहुंच, बच्चे की पहुंच हो। मतलब अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा समझ नहीं पा रहा है, यानी उसकी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो उस टीचर भी इस तरह से पढ़ाए कि बच्चा पहुंच सके। अगर वहां पे बच्चे की सीटिंग व्यवस्था है, तो वहां पे बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है, तो बच्चे को इस हिसाब से बनाना कि बच्चा वहां तक पहुंच सके। तो ये सब पहुंच भी सामान्य बच्चों के हिसाब से पहुंच बनाना। आगे चलते हैं। अगली बात है कि बच्चों की प्रत्येक प्रत्येक नीड के आधार पे, उनकी लर्निंग नीड के आधार पे जो पाठ्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसको निर्माण करना। बच्चों की आवश्यकता, बच्चों की आवश्यकता के आधार पर, बच्चों की आवश्यकता के आधार पर पाठ्यक्रम का डिजाइन करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना।
भी बच्चों की आवश्यकता है, तो उस पाठ्यक्रम में जो है ब्रेल भी हो, उस पाठ्यक्रम में साइन भी हो, उस पाठ्यक्रम में सिंपल से सिंपल एग्जांपल भी हो, उस पाठ्यक्रम को एक्टिविटी करके भी सीखने वाला हो, वो पाठ्यक्रम हर तरह का हो। जैसे आप देखिए एनसीईआरटी का पुस्तक है, एनसीईआरटी की पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी की पुस्तक में सब चीजों का ध्यान रखा गया है, उसमें डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा गया है, उसमें बच्चों की लर्निंग स्टाइल का भी ध्यान रखा गया है, उसमें लैंग्वेज का भी ध्यान रखा गया है, उसमें हर प्रकार का ध्यान रखा गया है। तो पुस्तक इस प्रकार की हो कि सारे बच्चे उसको एक्सेस कर सके, सारे बच्चे एक्सेस कर सके, तो वह इंक्लूसिविटी पाठ्यक्रम के आधार पे हो, ताकि सारे बच्चे उसको सीख सके, तो पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप हो। और क्या, जो टारगेट है, वो टारगेट को पूरा करने के लिए फ्लेक्सिबल असेसमेंट प्रणाली हो। उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए लचीला लचीला मूल्यांकन लचीला मूल्यांकन प्रणाली लचीला मूल्यांकन प्रणाली हो, तो क्या होगा, वो आसानी से बच्चे जो है उसको प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो डिसेबिलिटी बच्चे के हो, चाहे वो डिसेबल बच्चे हो, चाहे नॉन डिसेबल बच्चे हो, सारे बच्चे उसको क्या कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्कूल स्कूल सारे बच्चों की डाइवर्सिटी को स्वीकार करने वाला हो। विद्यालय एवं बच्चों की विविधता को स्वीकार करें एवं प्रत्युत्तर भी करें। प्रत्युत्तर भी करें यानी रिस्पॉन्ड भी करें टीचर वहां पे, और जो स्कूल है उसको फ्रेंडली वहां पे जो है रिस्पॉन्ड भी करें, विविधता को स्वीकार करें और उस पर प्रत्युत्तर भी करें। तो यह भी जो है यहाँ पे ये इतनी बातें थी क्या, कि हम समावेशी विद्यालय को कैसे बना पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं एक टीचर कैसा होना चाहिए। समावेशी टीचर कैसा होना चाहिए, अगर हमें समावेशी टीचर को की बात करनी है, समावेशी टीचर की संकल्पना रखनी है, तो कैसा हो। चलिए समावेशी टीचर के जरा गुण देख लेते हैं, मतलब उसके उसके अंदर में क्या होना चाहिए, समावेशी टीचर को क्या करना चाहिए। समावेशी टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स। समावेशी शिक्षक की विशेषता। क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो पहली विशेषता होनी चाहिए कि टीचर हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन में एक गुड टीचिंग करने वाला हो, एक अच्छा टीचिंग को स्वीकार करने वाला हो। अच्छी शिक्षण करने वाला, अच्छी शिक्षण करने वाला, कहाँ पे, इंक्लूसिव एजुकेशन, अच्छी शिक्षण करने वाला, वहीं क्या, कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला, बच्चों को लचीलापन एवं उनकी गति से सीखने का अवसर देने वाला, सीखने का अवसर देने वाला, बच्चों की गति से बच्चे सीख सके और उनको लचीलापन देना तथा उनकी गति से सीखने का अवसर देना, ये भी क्या है, वह इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर की जो है वह विशेषता है। और क्या हो सकता है, तो बच्चों की जो एबिलिटी है, जो बच्चों की क्षमता है, बच्चों की क्षमता को पहचानने वाला हो, बच्चों की क्षमता को पहचानने वाला हो, बच्चों की क्षमता को पहचानने वाला हो, एवं उसका उसका सही जगह इस्तेमाल करने वाला हो, सही जगह इस्तेमाल करने वाला हो। ठीक है?
तो और क्या है, ये थे इंक्लूसिव एजुकेशन के टीचर। और भी गुण है। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच लागू करने वाला हूं। छात्र केंद्रित, छात्र केंद्रित उपागम प्रयोग करने वाला हूं। छात्र केंद्रित उपागम प्रयोग करने वाला हूं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है वो प्रयोग करता हूं ऐसा। और क्या, तो वह एक इंक्लूसिव लर्निंग प्रोसेस यूज करता हूं। समावेशी, समावेशी शिक्षण प्रक्रिया, समावेशी शिक्षण प्रक्रिया प्रयोग करने वाला हूं। प्रयोग करने वाला हूं। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे जो है जितनी भी डाइवर्सिटी है, जो जो भी बच्चों की विविधता, उस विविधता को एज ए रिसोर्स स्वीकार करने वाला हूं। बच्चों की विविधता को संसाधन के रूप में, संसाधन के रूप में प्रयोग करने वाला हूं। साधन, बच्चों की विविधता को संसाधन के रूप में प्रयोग करने वाला हूं। और क्या, वह बच्चे, जो बच्चे कर रहे हैं, बच्चे जो कर रहे हैं उनकी क्षमता, जो उनकी क्षमता है उस क्षमता को एक्नॉलेज करने वाला, बच्चों की क्षमता को बढ़ावा देने वाला, बच्चों की क्षमता को बढ़ावा देने वाला। तो ये सब क्या है, ये सब एक इंक्लूसिव शिक्षक की, समावेशी शिक्षक की क्या है, ये विशेषता है। तो यहाँ यहाँ जो है कुछ और भूमिकाएं हैं, कुछ भूमिकाएं, ये विशेषता हो गई। विशेषता के बाद ये तो विशेषता हो गई, भूमिका क्या होगी, तो भूमिका क्या होगी, अब भूमिका की बात जरा कर लेते हैं। ये भी तो मैंने इसकी विशेषता बताई थी, विशेषता होनी चाहिए। अब भूमिका क्या होगी, उसकी भूमिका देख लेते हैं। हमारी शिक्षक की भूमिका, भूमिका की बात करते हैं। भूमिका में पहली भूमिका होगी कि वह फैमिली के साथ में इंटरेक्शन करने वाला हो। जो दिव्यांग बच्चे या सामान्य बच्चे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, तो उनके फैमिली से इंटरेक्शन करने वाला, इंटरेक्शन करने वाला। बच्चों के परिवार, बातचीत करे, बातचीत करे। और क्या, लगातार बच्चों की बातचीत बात करे, और बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करने की क्षमता रखने वाला, बच्चों की क्षमता, समस्या को समाधान करे, बच्चों की क्षमता और समस्या को समाधान करे, ये भूमिका होनी चाहिए। और क्या, कि वह नई नई लर्निंग स्ट्रेटेजी तैयार करे, नई नई सीखने की गतिविधि, नई नई सीखने की गतिविधि तैयार करे। ये सब उसकी क्या है, ये सब उसकी भूमिकाएं हैं। और क्या है, यहाँ पे और बात कर सकते हैं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो टीचर है, टीचर अपना खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। शिक्षक स्वतः, स्वतः आत्मलक्षी हो, स्वतः आत्मलक्षी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको हो। और क्या, वह स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला हो, विशेष सुविधा, सुविधा प्रदान करे, विशेष सुविधा प्रदान करे, बच्चों को विशेष सुविधा प्रदान करे, और बच्चों की पर्सनल नीड को ध्यान में रखे, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता, बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करे।
व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करे और ध्यान रखे। जो बच्चों के अंदर में जो हिडन टैलेंट है वो उसको निकालना। बच्चों के अंदर छिपी हुई क्षमता, छिपी हुई क्षमता को उजागर करे, छिपी हुई क्षमता को उजागर करे, ये भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है अन्य बच्चों में भरे। सामान्य बच्चों में दिव्यांग बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें। ये सब क्या है उसके, ये सब इतने उसकी भूमिकाएं हैं। विशेष जो इंक्लूसिव टीचर है, इंक्लूसिव टीचर के ये सब क्या है, विशेषता है कि टीचर जो है परिवार से बातचीत करने वाला हो, टीचर बच्चों की समस्याओं का समाधान करने वाला हो, टीचर नई नई गतिविधियों को तैयार करने वाला हो, टीचर जो है वह स्वतः आत्मलक्षी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, ताकि वह यह ना हो कि यार हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा ना हो। शिक्षक जो है वो सुविधाएं, बच्चों को ढेर प्रकार की सुविधाएं, यानी जिस जिस प्रकार का बच्चा है उसको लर्निंग के लिए चाहिए तो उसको साइन में सुविधा प्रदान करे, उसको जो है वो ब्रेल में पैदा करे, उसको जो है बड़ा बड़ा लार्ज प्रिंटेड मटेरियल प्रदान करे, तो ये सब जो है वो प्रदान करने वाला हो। बच्चों की जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उस व्यक्तिगत आवश्यकता को भी पूरा कर सके, उनकी छिपी हुई क्षमता को भी उजागर कर सके। बच्चों के अंदर में जो दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों के प्रति जो है सामान्य बच्चों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी पैदा कर सके। तो ये सब चीजें थी उसकी जो है इसकी भूमिका। चलिए यहाँ पे जो है आज आज समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। अब यहाँ से ले लेंगे कुछ प्रश्न, अगर किसी कोई डाउट होंगे, कोई विचार होंगे तो हमसे वो शेयर कर लेगा। चलिए अब यहाँ से लेते हैं कुछ प्रश्न। प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। स्किप कर देते हैं। तो रेडी है सभी लोग? रेडी है सभी लोग? मैसेज करिए अगर रेडी है तो। प्रश्न का जवाब देने के लिए रेडी? प्रश्नों का जवाब देने के लिए रेडी? पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन पे पहला प्रश्न। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया। एक बार वापस से जरा अपनी पुस्तक को खोल लीजिए, अपने जो नोट आपने बनाया हुआ नोट्स बनाया उस पे बात कर लीजिए। हमने बात करी आवश्यकता की कि जो बच्चों की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता पर हमने चर्चा करी कि बच्चों की जो है समावेशी शिक्षा में ये आवश्यकता है, आवश्यकताओं को मैंने बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने चर्चा करी कि समावेशी शिक्षा के महत्व क्या है, उस पर चर्चा कर दिया, वो खत्म हो गया। फिर मैंने चर्चा करी आपके बीच में कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांतों पर चर्चा करी, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए और उदाहरण के साथ मैंने उदाहरण प्रस्तुत किए। फिर मैंने बताया कि समावेशन क्या है, उसके बारे में चर्चा किया। समावेशन के लिए करने में क्या क्या जो है वह इंटरनल और एक्सटर्नल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, उसको ओवरकम कैसे करेंगे, उसको कम कैसे करेंगे, इसके बारे में मैंने चर्चा किया। फिर मैंने चर्चा किया कि समावेशी विद्यालय में क्या कैसे बन पाएंगे, समावेशी विद्यालय समावेशी कैसे बन पाएगा, उस पर मैंने चर्चा करी। फिर मैंने बात करी कि जो समावेशी शिक्षक की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या विशेषताएं होती है, उस पर चर्चा करी। फिर मैंने आपके सामने चर्चा किया क्या कि जो समावेशी शिक्षक है उसकी भूमिका क्या होगी विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में शिक्षक की क्या भूमिका होगी, वो भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रस्तुत किया। चलिए यहाँ से प्रश्न लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कुछ इस तरह से। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। पहला प्रश्न नंबर 1 है समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डॉट 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 से है। सबको, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डॉट 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 से है।
जातिगत भेदभाव से उठकर पुरस्कृत करने का, समाविष्ट करने का, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का, या पढ़ने के लिए बाध्य करने का। दो 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 राइट आंसर है क्या? दो। सही बात है। यहाँ पे समाविष्ट करने का है, सभी को स्वीकार करना, सभी को शामिल करना है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि सभी को शामिल करना, जातिगत भेदभाव से उठकर पुरस्कृत करना नहीं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना नहीं, पढ़ने के लिए बाध्य करना भी नहीं, सभी को समाविष्ट करना यानी शामिल करना। समावेशी मतलब क्या? सभी को आवेश करना, सभी को मिलाना होगा क्या? समावेशी होगा। यहाँ पे जो दो है वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे लेते हैं। दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आ रहा है के अंतर्गत डॉट 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 के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। कहा? किसमें? समावेशी विद्यालय में, बाल केंद्रित शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में, या सर्वोदय विद्यालय में? किसमें? एक 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 राइट आंसर। राइट आंसर एक। किशन दान, हिमाली जानी, हेमलता, उषा कुमारी, दिनेश। राइट 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 राइट। एक एक यहाँ पे राइट आंसर होगा कि समावेशी विद्यालय के तहत जो है सभी बच्चों को शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होनी, यानी सभी बच्चों को स्वीकार किया जाना चाहिए। हो गया। यहाँ पे तीसरा प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाना, बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का संचार करना, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, या उपरोक्त सभी? क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाना, या बालकों में जागरूकता व उत्सुकता का संचार करना, या बालकों को आत्मनिर्भर बनाना? क्या होगा राइट आंसर? जवाब दीजिए। 3 4 चारों होगा। उपरोक्त सभी उद्देश्य नहीं पूछ रहा है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं। पहला भी होगा, असमर्थ बालकों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़कर मुख्य धारा में लाना, यह भी होगा। बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का संचार करना, यह भी होगा। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, यह भी होगा। यानी इसमें से जो उद्देश्य है वह उद्देश्य सभी इसके उद्देश्य हैं, या से उद्देश्य नहीं है, इसमें से कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। यानी यहाँ पे प्रश्न जो है वो बराबर नहीं है। यहाँ पे सारे उद्देश्य है, सारे उद्देश्य समाज शिक्षा के है। यहाँ पे क्या यहाँ पे ना अगर हटा दें, यहाँ पे ना हटा दें, क्या उद्देश्य नहीं है? अगर हटा दें यह, यहाँ पे अगर ना हटा दें तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। चार यहाँ पे, यहाँ ना हटेगा तो उत्तर होगा 4। आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बच्चों के प्रति संवेदनशील, विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान, शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर? सही बात है। सही बात है। यहाँ पे 4 होगा राइट आंसर, कि यहाँ पे संवेदनशील होना जरूरी है, शिक्षक को संवेदनशील होना जरूरी है, यह जरूरी होगा। विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य होना भी जरूरी है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान होना भी जरूरी है। शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है, उसके सामाजिक आर्थिक स्तर से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ये 3 जरूरी है, ये वाला जरूरी नहीं है। 4 यहाँ पे रहना है। तो आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय समावेशी तभी बन पाएंगे जब सामान्य व विशिष्ट बच्चों के साथ भेदभाव न करते हुए सभी का नामांकन करने, विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं को समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करने, पाठ्यचर्या का निर्माण बच्चों की आवश्यकता अनुसार करने, या इनमें से सभी? इनमें से सभी तभी बन पाएंगे जब ये सारी बातें जो है करी जाएंगी, कि सामान्य विषय बच्चों के साथ में भेदभाव न करते हुए सभी का नामांकन करेंगे, उपलब्ध व्यवस्थाओं को समान रूप से पहुंच सुनिश्चित करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्माण उनकी आवश्यकता के अनुसार करेंगे। तो ये सभी जो है उसके जवाब राइट होंगे। चलिए 4 इसका सही जवाब है। छठवां प्रश्न है,
सलामांका रिपोर्ट कब आई? सलामांका रिपोर्ट कब आई? 1995 में, 1999 में, 1994 में, 2009 में? 2000 में। सलामांका रिपोर्ट कब आई? तीन। तीन, जगदीश तीन, दिनेश तीन। तीन तीन तीन। राइट आंसर है तीन। 1994 में। 1994 में सलामांका रिपोर्ट आई। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक यानी अलग अलग समजाति के, एक ही ग्रुप के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। कैसी? उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। अलग अलग प्रकार के ग्रुप के, मतलब एक अलग अलग एक ही ग्रुप वाले व्यक्तियों के उनके बच्चों की अभिवृत्ति कैसी होगी, उनके बच्चों की अभिवृत्ति कैसी होगी, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताया हुआ था। ये माँ है, कैसा होगा? तीन तीन तीन। दूरदर्शन के प्रभाव पर, दूरदर्शन के प्रभाव से। जवाब दीजिए इसका, सातवें प्रश्न का जवाब दीजिए। एक। मनीष पवार एक। एक सही बात है, एक होगा जवाब इसका। यानी उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति कैसी है, उनके अभिभावक का एटीट्यूड कैसा है, उनका अभिभावक का एटीट्यूड जैसा होगा बच्चे के अंदर में वैसी अभिवृत्ति आएगी। यानी माँ बाप जैसा इस बच्चे के प्रति अभिवृत्ति रखेंगे वैसा ही बच्चा भी अभिवृत्ति रखेगा। तो यह अभिवृत्ति, बच्चों की अभिवृत्ति किस पर निर्भर करती है? उनके माँ बाप के, उनके अभिभावक के अभिवृत्ति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा एक। एक यहाँ पे जवाब सही है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग लगभग पौने घंटे का लेक्चर हो, मतलब पौने 2 घंटे का लेक्चर हो जाता है डेली। तो थैंक यू सो मच। किसी को प्रश्न है तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे हमसे। है तो भी, ना है तो भी भाई पूछो ना, आवाज ऑन करो और बताओ। 85 का टारगेट हुआ है अभी तक। आज जो लोग इसमें जुड़े हैं 15 लोग। कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। 16 में से एक मुझे छोड़ दो, 15 लोग। तो 15 लोगों का टारगेट है। शाम को, रात में जब हम क्लास में मिलेंगे तो 400 के ऊपर मिलेंगे। 400 के ऊपर होने चाहिए। तो आज हमारा टारगेट है। जो अभी इतने लोग जो जुड़े हैं इनका काम है। खास अभी फीमेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी का काम है। मेल कैटेगरी तो करेगी, फीमेल कैटेगरी का काम है कम से कम वो जुड़ेंगे। 400 ऊपर होना चाहिए रात की क्लास में। उषा कुमारी, हेमलता, चंचल, दीनू, हिमाली जानी, सुमन, ये लोग। ठीक है। तो मिलते हैं शाम की क्लास में, रात की क्लास में। गुड 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 गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग मेरा हौसला इतना बढ़ा रहे हो कि हम तो मतलब कहाँ पे है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच।